now we'll see section 43(1), that is definition of actual cost. एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है और उसके अंदर भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस है. लास्ट लेक्चर में हमने और एक पॉइंट देखा था, डेफिनेशन ऑफ WDV 43(6), और उसमें भी कुछ एक्सप्लेनेशंस थे जो हमने पढ़े थे, जहां पे डीम्ड WDV लिया जाता है. करेक्ट. तो सेम वे यहां पे भी एक्सप्लेनेशन आएगा 43(1) के अंदर, जिसमें डीम्ड एक्चुअल कॉस्ट लिया जाएगा. सो लेट्स सी. शुरुआत में तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है जो अकाउंट्स में अपन लोग पढ़ते हैं, वही है पूरा, कि एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू द एक्चुअल कॉस्ट माइनस कॉस्ट मेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी. यानी टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट मान लो कि 50 लाख है. एसेट हम 50 लाख में खरीदे हैं, लेकिन 16 लाख हमने इनकर नहीं किया, किसी और ने किया. तो ये कहां पे आता है कॉन्सेप्ट? को ओनरशिप में, खास करके कि मैंने थोड़े पैसे डाले 34 लाख और मेरे दोस्त ने 16 लाख डाले, और इस तरह से हमने 50 लाख में एसेट को परचेज किया. तो फिर मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या बनेगा? फुल 50 लाख. एसेट का कॉस्ट तो 50 लाख. सो विल आई गेट डेप्रिसिएशन ऑन फुल 50 लाख? द आंसर इज नो. जो पैसा मेरे दोस्त ने कंट्रीब्यूट किया है वो माइनस करना पड़ेगा. देखो लिखा है लेस कॉस्ट मेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन विच कैन बी अ फ्रेंड और एनीवन एल्स और अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट. कभी कभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी कंट्रीब्यूट करती है इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, खास करके जहां सब्सिडीज वगैरह होती है. रूरल एरिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो गवर्नमेंट कहता है कि ठीक है हम आपके कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा हमने इनकर नहीं किया ना, वो पैसा तो गवर्नमेंट से आया या किसी दूसरे पर्सन से आया, तो माइनस हो जाएगा. सिंपल. फिर नीचे लिखा है कि कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज टू इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ द एसेट, expenses necessary to bring the asset to site, install and make it fit for use, and expenses incurred to facilitate the use of the asset. सिंपल अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे अकाउंट्स में, बचपन से यानी कि 11th से, कि जो भी एसेट को खड़ा करने में, उसको तैयार करने में जितने भी खर्चे लगते हैं, इंक्लूडिंग कैरेज इनवर्ड्स ऑफ द एसेट, देन इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, इरेक्शन एक्सपेंस वगैरह वगैरह, वो सब अपने को रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह अगर है तो, जैसे कार परचेज किया उसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, उसके स्टैम्प ड्यूटीज होती है, वो सब ऐड हो जाएंगे. फिर इस साल एक प्रोविजो ऐड किया है. प्रोविजो क्या कहता है? देखो, डीमोनेटाइजेशन इफेक्ट. तो डीमोनेटाइजेशन स्कीम के बाद एक प्रोविजो ऐड हुआ है. ये पहले इसमें नहीं था लेकिन अब ऐड हो गया है. क्या कि कैपिटल एसेट्स जो आप परचेज करेंगे और जिसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, अगर वो 10,000 रुपए से ऊपर के है, मान लो कि 10 लाख का एक मशीन खरीदा और उसका सिंगल डे में पेमेंट में पूरा करने वाला हूं, तो मुझे चेक, बैंक ड्राफ्ट, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से ही उसका पेमेंट करना है. ये पहले इसमें नहीं था, पहले सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस में ये रूल था. अब कैपिटल एक्सपेंस में भी ये रूल डाल दिया गया है कि अगर आपको डिप्रिसिएशन चाहिए तो आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू पेमेंट करना है. अगर अमाउंट जो आप पे करने वाले हैं एक दिन में एक पर्सन को, वो 10,000 रुपए से ज्यादा होगा. अगर चिल्लर एसेट खरीद के लाए 2,000, 3,000, 4,000 के, वो कैश पेमेंट कर दो, चलेगा. यू कैन पे इन कैश. लेकिन 10,000 रुपए से ज्यादा का अगर पेमेंट होने वाला है एक दिन में, तो फिर आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही उसका पेमेंट करना है. तो वो यहां दिया. देखो, provided further that where the assessee incurs any expenditure for acquisition of any asset or part thereof in respect of which a payment
अ पेमेंट यानी सिंगल पेमेंट, अ यानी सिंगल, और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स, एग्रीगेट यानी इकट्ठा, मेड टू अ पर्सन इन अ डे, एक आदमी को एक दिन में अगर हमने पेमेंट्स किए, 4-5 भी किए तो उसको एग्रीगेट करेंगे, और एक किया तो एक भी कर सकते हो, या 2-4 बार, सुबह थोड़ा पैसा दिया, दोपहर को कुछ दिया, शाम को कुछ दिया, रात को दिया उसी पर्सन को, तो सबको ऐड कर देंगे, एक दिन का ऐड करेंगे, एक दिन में जितने भी पेमेंट आप उस आदमी को करोगे, उस अकेले आदमी को, वो सब ऐड होंगे। ओके, otherwise than by account pay check drawn on a bank or account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account exceeding 10,000, such expenditure shall be ignored for the purpose of determination of actual cost। यानी ऐसा जो खर्चा आपने किया है उसको एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि उस पर डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे, सिंपल मतलब तो वही है ना। एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे क्या मतलब क्या हुआ कि उस पर डिप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तो इसको अपन थोड़ा सा स्टडी करते डिटेल में। नाउ व्हाट इट सेज, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 2-4 एग्जांपल लेते हैं कि एक एसेट हमने एक्वायर किया, जिसका कॉस्ट 1 लाख रुपए है, द कॉस्ट इज 1 लाख। इसका पेमेंट मैंने कैसे किया, देखो 3 जून 17 को मैंने पे किया ₹36,000 बाय अकाउंट पे चेक, 36,000 रुपए अकाउंट पे चेक से दिया। फिर 16 जून को आई पेड हिम 17,000 कैश। 21 जून को आई पेड हिम ₹23,000 बाय इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में आरटीजीएस होता है, आईएमपीएस होता है, ठीक है, अलग अलग मोड्स रहते हैं आरटीजीएस आईएमपीएस वगैरह, लेकिन वो सब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में आते हैं, वो चलेंगे, दैट इज अलाउड। अब कितना बचा, कोई हिसाब लगा के बताए मेरे को। 36,000 हो गया प्लस 17 हो गया प्लस 23 डन, 76 हो गया है, तो 24,000 बचा है। तो लास्ट 24,000 जो है वो फिर हमने उसको पे किया 23 जून को 9 AM मैंने उसको 8,000 रुपए कैश में दिया। 12 नून को मैंने उसको 12,000 और कैश में दिया, और 3 बजे 3 PM को 4,000 रुपए बच गए, वो मैंने उसको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से दिया, ईसीएस से दिया। ओके, तो इस तरह से हमने पेमेंट किया है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दिस एसेट फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। कितना एक्चुअल कॉस्ट तुमको अलाउ होगा, लगाओ हिसाब। 1 लाख एक्चुअल कॉस्ट है, लेकिन उसका पेमेंट कैसे किया है। फर्स्ट 36,000 यू हैव पेड बाय अकाउंट पे चेक, विच इज गुड इनफ। 10 के ऊपर है, अकाउंट पे चेक से दिया है, वेरी गुड, दिस विल क्वालिफाई एज एक्चुअल कॉस्ट। फिर 16 जून को 17,000 रुपए तुमने कैश में दे दिया है। ओहो हो, कैश चलेगा क्या, नो। 10 के ऊपर है, 10 के ऊपर है तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम कंपलसरी है। आपने कैश में दिया, नहीं चलेगा, दिस विल नॉट बी काउंटेड एज एक्चुअल कॉस्ट। तो 17,000 रुपए अपने को 17,000 रुपए एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, इस पे डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 23,000 हमने पे किया है इंटरनेट बैंकिंग से, चलेगा। फिर
23 जून को क्या किया अपन ने, देखो 23 जून को सुबह 9 बजे 8,000 कैश दिया। 8,000 तो 10,000 से कम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 12 बजे दोपहर के 12,000 रुपए फिर कैश में दिया। तो ये दोनों जो है अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, लॉ में नेगेटिव लिखा रहता है, जो प्रोविजो है वो नेगेटिव है। और इफ यू पे अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और ईसीएस, इट विल नॉट बी काउंटेड। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज एग्रीगेट इन अ डे। और ऑब्वियस है कि भैया एक आदमी से परचेज किया है तो दोनों पेमेंट एक ही आदमी को जा रहे हैं ना, जिससे हमने खरीदा एसेट उसी को जा रहे हैं। तो ये दोनों को हम एग्रीगेट करेंगे, क्योंकि एक दिन में है, एक दिन में है तो एग्रीगेट करेंगे। एग्रीगेट करके 10 के ऊपर गया, यस 20 हो गया, 10 के ऊपर है, और कैश में दिया, यस, तो ये क्वालिफाई नहीं होगा, ये हो जाएगा डिस्क्वालीफाई। और 4,000 ईसीएस से दिया, ईसीएस तो अलाउड है, तो ये होगा क्वालिफाई, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखो क्या क्या डिस्क्वालीफाई हुआ, 17,000 डिस्क्वालीफाई हो गया और 20,000, यानी टोटल 37,000 डिस्क्वालीफाई हो गया है। सो योर एक्चुअल कॉस्ट of the asset would be 1 lakh minus 17,000 minus 20,000. So the actual cost eligible for depreciation would be 63,000 only. आया समझ में? वेरी गुड। तो इसको पॉज करके लिख लो। करो पॉज और लिखो इसको। लिख लिए? चलो आगे चलते हैं। अगला एग्जांपल देता हूं एक। तो अब देखते हैं कि एक और एसेट आपने एक्वायर किया on 17th August 17. Cost of acquisition is 70,000, 70,000 में परचेज किया। ओके, अब आपने पेमेंट कैसे किया, देखो पेमेंट टू द सेलर, आदमी तो एक ही है जिसको हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट आपने किया 20 अगस्त को 7,000 रुपीज कैश, 21 अगस्त को 10,000 रुपीज कैश, 23 अगस्त को 15,000 रुपीज ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, 25 अगस्त को 30,000 रुपीज कैश, 27 अगस्त को, अभी बचा कितना है देखो जरा, 45, 55, 55 प्लस 7, 62 हो चुका है, 8,000 बचा है, 8,000 लास्ट में कैश। यस 70,000 टोटल पेमेंट हो चुका है। अब बताओ कि कितना क्वालिफाई होगा और कितना डिस्क्वालीफाई। एसेट एक है, उस एसेट के लिए देखो तो बहुत सारे कैश पेमेंट है। अगर टोटल कैश पेमेंट निकालोगे तो 7 और 10 17, 17 और 30 47, 47 एंड 8 55,000, 55,000 का पेमेंट आपने कैश में किया है। तो क्या 55,000 डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? नो, आप अलग अलग दिन में 10-10 हजार तक कैश पेमेंट कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो देखो 7,000 कैश पेमेंट है 20 अगस्त को, लेकिन 10,000 से कम है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 21 अगस्त को फिर 10,000 कैश में दिया, लेकिन 10,000 ही है ना, ये भी चलेगा। 23 अगस्त को 15,000 ईसीएस से दिया, वो तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल चलेगा।
मगर 25 अगस्त को 30,000 रुपये कैश में दिया, 10 के ऊपर नहीं चलेगा, ये हो जाएगा डिस्क्वालीफाई। और बाद में 8,000 कैश में दिया, चलेगा, बिकॉज 8 इज अलाउड, 8 अलाउड है। तो डिस्क्वालीफाई सिर्फ 30,000 होगा। तो तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगा? एक्चुअल कॉस्ट आएगा तुम्हारा 70,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 40,000। आया था आपका आंसर भी 40,000? वेरी गुड। तो इस तरह से रूल है, कोई भी एक दिन में सिंगल पेमेंट या मल्टीपल पेमेंट्स एग्रीगेट में 10,000 से ऊपर अगर जाने वाले हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनी कैपिटल एसेट, तो आपको कैसे पेमेंट करना है? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इंटरनेट बैंकिंग। शॉर्ट में अपन उसको इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर वो अमाउंट डिस्क्वालीफाई होगा। अब डिस्क्वालिफिकेशन में क्या क्या आएंगे वो भी बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए, आंसर सिंपल है। डिस्क्वालिफिकेशन में कैश भी आएगा, बेरर चेक भी आएगा। बेरर चेक भी नहीं चलता, हाँ, इट हैज टू बी अकाउंट पे ही क्रॉस चेक, अकाउंट पे ही चेक चाहिए, जिसके ऊपर अपन क्रॉसिंग करते हैं ना, अकाउंट पे ही, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ा होगा आपने, वो होना चाहिए, अकाउंट पे ही चेक। बेरर चेक विल नॉट डू। इवन सिंपल क्रॉस चेक जो जनरल क्रॉसिंग रहता है, जनरल क्रॉसिंग है सिर्फ 2 लाइन विदाउट राइटिंग द वर्ड अकाउंट पे ही, ये भी नहीं चलेगा, ये भी डिस्क्वालिफिकेशन में आएगा। अकाउंट पे ही क्रॉसिंग होना चाहिए। तो ऐसे सब है, ये सब डिस्क्वालिफिकेशन में आएंगे। कैश, बेरर चेक, फिर बेरर बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट भी बेरर भी बनता है लेकिन वो डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा, या एनी अदर पेमेंट, कोई भी दूसरा मोड। तो 3-4 तो जो जनरल है वो बता दिए मैंने आपको। अब मेरे हिसाब से क्या है कि ये प्रोविजो ऐड हुआ है, डिमोनेटाइजेशन के बाद ऐड हुआ कि टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एंड नॉट टू रादर टू क्या बोलेंगे उसको, डिसुएड पीपल फ्रॉम मेकिंग कैश पेमेंट, ऐसा है। लेकिन थोड़ा सा ड्राफ्टिंग में एरर है। ये जो उन्होंने लाए ना इधर, ये जो पूरा पढ़ रहे हैं, ये कॉपी पेस्ट है। एक आगे सेक्शन हम देखने वाले हैं, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए लगता है। और वहां पे लिखा है कि जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस आपने किया है उसका पेमेंट अगर एक दिन में एक आदमी को 10,000 से ऊपर करते हो कैश में तो डिसअलाउड है। बिल्कुल सेम वहां पे लिखा है, उसको कॉपी पेस्ट करके यहां डाल दिया है। अब यहां ये रेवेन्यू एक्सपेंस में तो ठीक था, इन अ डे का कॉन्सेप्ट, बट हियर इट इज अ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट अपन को रोजाना थोड़ी परचेज करते हैं, डेली परचेज करते क्या कैपिटल एसेट? नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है? लाइक स्टॉक इन ट्रेड परचेज, रॉ मटेरियल वगैरह, लेबर की सैलरी, तो वो क्या है? लगातार एक्सपेंस है, कंटिन्यूअस। तो उसमें क्या होता है कि इन अ डे लिखना ठीक था, लेकिन यहां तो एक एसेट है ना, वी बाई वन एसेट एंड देन वी डोंट बाई इट फॉर इयर्स। अब कितना इजी है ना इस प्रोविजो को अवॉइड करना, टैक्स अवॉइडेंस कितना आसान हो गया। आप डेली 10-10 हजार रुपए कैश देते जाओ, तो अगर एसेट 2 लाख का भी है, एक बार में मैं उसको 2 लाख रुपए कैश में ना दे करके आई कैन स्प्रेड दी अमाउंट। मैं बोलूंगा रोज आना और 10,000 रुपए लेके जाना कैश में, तो मेरा काम भी हो गया, कैश पेमेंट भी हो गया और डिस्क्वालीफाई भी नहीं हुआ। सीधी बात है ना। तो इसलिए ये एरर है इसके अंदर। इसको क्या बनाना था गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट को अगर अपना पर्पज सॉल्व करना था तो उन्होंने ये बोलना था कि अगर एसेट की वैल्यू 10,000 के ऊपर है, एसेट की वैल्यू अगर 10,000 के ऊपर है, तो चाहे आप उसका पेमेंट 1 दिन में करो, चाहे 5 दिन में करो, चाहे 10 दिन में करो, आपको अकाउंट पे ही चेक से ही करना पड़ेगा। ऐसा बोलना चाहिए था, तब इसका कोई दम होता। ये तो क्या है कि बहुत इजी है इसको अवॉइड करना।
क्या है कि गवर्नमेंट कंसल्ट नहीं करती ना बराबर लोगों से लॉ बनाने के पहले, उधर से कॉपी किया इधर पेस्ट कर दिया, कोई मतलब है क्या? नहीं। खैर, तो समझ में आ गया। लेकिन अभी क्या है, लॉ क्या बना है वो समझ में आ गया। लॉ में लिखा है पेमेंट इन अ डे, एसेट साला 50 लाख का भी हो, एक दिन में जो पेमेंट कर रहा अपन अगर वो 10,000 से कम है तो आप कैश में दे सकते हो, 10,000 से ज्यादा है तो आप कैश में नहीं दे सकते। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया? एक्सेलेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केसेस वेयर एक्चुअल कॉस्ट इज टेकन एट अ नोशनल फिगर। नोशनल, बहुत सारे केसेस देखने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये एक्सप्लेनेशंस। तो ये सारे एक्सप्लेनेशंस जो हम देखने वाले हैं यहां पर क्या है कि आप एक्चुअल कॉस्ट जो अपन ने खर्चा किया, जो पेमेंट किया, वो नहीं लेंगे, मगर कुछ और लेंगे। क्या लेंगे? जो लॉ में लिखा होगा वो लेंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर दीस केसेस। शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है साइंटिफिक रिसर्च एसेट ब्रॉट इनटू बिजनेस यूज। साइंटिफिक रिसर्च एसेट ब्रॉट इनटू बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस यूज, एक्चुअल कॉस्ट माइनस डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35। कुछ समझ में नहीं आया? अब देखो यहां से उल्टा शुरू करता हूं। लास्ट में क्या लिखा है, एक सेक्शन का रेफरेंस दिया है, सेक्शन 35। ये सेक्शन 35 अभी 2-4 लेक्चर के बाद अपने को आने वाला है, पढ़ेंगे अपन उसको। ये सेक्शन स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने बनाया है टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब होता है अपने बिजनेस में रिसर्च करना। जैसे मेरा बिजनेस क्या है, क्लासेस रन करना, तो मैं अपने बिजनेस में रिसर्च करूंगा जिसकी वजह से मैं बेटर प्रोडक्ट्स बना सकूं ताकि आप लोगों को ज्यादा फायदा हो। सो आई कैन डू लॉट ऑफ रिसर्च। अगर मैं पेन बनाने की इंडस्ट्री में हूं तो मैं पेन बनाने पे रिसर्च करूंगा। अगर मैं घड़ी बनाने की इंडस्ट्री में हूं तो मैं घड़ियों पे रिसर्च करूंगा कि अच्छा वक्त दिखाए सबको, किसी का बुरा वक्त ना आए। है ना, जोक था। तो इस तरह से अपन रिसर्च करते हैं, हर इंडस्ट्री में रिसर्च चलती रहता है, तो उसको साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। साइंटिफिक वर्ड से उसमें कोई खास मतलब नहीं है, इट इज रिसर्च। तो सवाल यह आया कि जो रिसर्च में खर्चा होता है ये रेवेन्यू नेचर का भी होता है, नॉर्मल डेली एक्सपेंसेस, और ये कैपिटल नेचर का भी होता है। कैपिटल नेचर का खर्चा यानी कि एसेट वगैरह जो हम लगाएंगे उसका खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो एसेट्स, कैपिटल एसेट्स आप लेके आओगे फॉर डूइंग रिसर्च, उसका 100% डिडक्शन पहले ही साल में आपको दे दिया जाएगा। पहले ही साल में 100% डिडक्शन आप ले लो। इससे फायदा क्या है अपने को? फायदा यह है कि इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्सक्यूज मी, इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर वी कैन क्लेम 100% डिडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। अब यहां एक सेकेंड रुक जाओ और मैं थोड़ा सा आपको एक टैक्स प्लानिंग का पॉइंट समझाता हूं। बहुत सारी चीज मेरे को आपको समझाना है, बहुत सारे लॉजिक्स बताना है। एक हमने कॉस्ट इनकर किया है, मान लो 1 लाख। अब अगर ये कैपिटल कॉस्ट है, हाँ, तो इस पे नॉर्मली अपने को डेप्रिसिएशन मिलता है। तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि ईयर 1 में अपने को मान लो कि 10,000 रुपए का डिडक्शन मिला, फिर ईयर 2 में 10,000, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं स्ट्रेट लाइन मेथड का, ईयर 3 में 10,000, तो ऐसे करके यहां से चलते जाएंगे, ईयर 10 तक फिर 10,000 मिलेगा। यानी ईयर 1 में अपने को 10,000 का डिडक्शन मिला, इससे अपना टैक्स बचेगा, टैक्स सेव्ड। कितना टैक्स सेव होगा? जब भी अपन टैक्स प्लानिंग की बात करेंगे तो अपन टैक्स रेट हमेशा हाईएस्ट स्लैब रेट जो है 30% उससे बात करेंगे।
सरचार्ज सेस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 30% से बात करेंगे कंपैरिजन के लिए, ठीक है। जब भी अपन टैक्स प्लानिंग सोचते हैं या डिसाइड करते हैं तो वी ऑलवेज टेक द हाईएस्ट रेट इनटू कंसिडरेशन, दैट इज 30%। तो 10,000 के डिडक्शन पे आपने 3,000 रुपए का टैक्स सेव किया फर्स्ट ईयर में, वैसे ही 3,000 सेकेंड ईयर में, 3,000 थर्ड ईयर में, और इस तरह से करते करते आपने टोटल टैक्स सेव कितना किया होगा? 30,000। 10 साल का मिला दो तो 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10 साल तक, तो टोटल 30,000, करेक्ट, टैक्स सेव। अब मैं कहता हूं कि ये साइंटिफिक रिसर्च का एसेट था, ये जो एसेट आप खरीद के लाए ये साइंटिफिक रिसर्च के काम के लिए लेकर आए। तो क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च एसेट है तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाया 35 और आपको कहा कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर ही पूरा 100% डिडक्शन ले सकते हो इंस्टेड ऑफ डिप्रिसिएशन। यानी ये सब ना करके आप फर्स्ट ईयर में ही सेक्शन 35 के अंदर 100% राइट ऑफ कर दो, यानी कि पूरा 1 लाख का डिडक्शन ले लो। अब यहां भी देखो 1 लाख ही मिलने वाला है, लेकिन 10 साल में मिलने वाला है। यहां 1 लाख पूरा फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर ही अपन कितना टैक्स सेव कर लेंगे? 30,000, 30%। तो यहां भी टैक्स सेव 30,000 है, यहां भी टैक्स सेव 30,000 ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। मगर कौन सा बेटर है, कोई बता सकता है? डिप्रिसिएशन लेना ऑप्शन है, साइंटिफिक रिसर्च में डिडक्शन कंपलसरी नहीं है, ये लेना है तो लो, नहीं लेना है तो आप डिप्रिसिएशन भी ले सकते हो। सो विच इज बेटर? 35 में लेना बेटर है कि यहां लेना बेटर है? अब जो लालची लोग होंगे वो कहेंगे सर 35 में ले लो, एक बार में मिल रहा है, ले लो ना, खत्म करो। कहां सारा 10 साल तक जिएंगे नहीं जिएंगे पता नहीं, एक बार में मिल रहा है लेके खत्म करो। और कभी कभी लालच अच्छी भी बात होती है, क्योंकि वाकई में वो बेटर ऑप्शन है इस केस में। उसका रीजन क्या है, कोई बता सकता है? देखो दोनों में 30,000 सेव्ड है। अब आप कहोगे सर वहां पहली बार में मिल गया तो अच्छा है, नहीं, दैट इज नॉट अ लॉजिकल आंसर। लॉजिक इसका ये है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा आप लोगों ने, मेरे ख्याल से सीपीटी में भी था, एक मैथ्स में चैप्टर था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहां जो अपन टैक्स सेव कर रहे हैं, देखो वो आगे के समय का सेव कर रहे हैं, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6 एंड 10। अगर ये जो टैक्स सेविंग है इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाए ईयर 0 में, ईयर 1 में, तो वो 30,000 नहीं होगा ना, वो तो डिस्काउंट होके कम हो जाएगा। तो ये जो 30,000 है ये एन्युइटी है, 3,000 का एन्युइटी है 10 साल का टैक्स सेविंग। अगर ये 30,000 का प्रेजेंट वैल्यू में निकालू ईयर 1 में डिस्काउंट करके, क्योंकि इन्फ्लेशन है तो डिस्काउंट करके निकालना पड़ेगा, तो ये 30,000 नहीं आएगा। जबकि यहां तो क्या है, फर्स्ट ईयर के अंदर ही 30,000 का सेविंग। लेकिन ये जो 30,000 है इसका अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाए पीवी इन ईयर 1, तो वो कुछ ना कुछ तो कम जरूर होगा, मे बी 21,500 आएगा, मे बी, आई डोंट नो, वी हैव टू कैलकुलेट। आपको मालूम है कैसे कैलकुलेट करना है ना, ऑल ऑफ यू नो। अगर मैं इंटरेस्ट रेट दे दूं आपको 12%, तो 12% से डिस्काउंट करके आप निकाल लो तो आप निकाल लेंगे। अभी अपने को एग्जैक्ट फिगर नहीं चाहिए, लॉजिक चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? प्रेजेंट वैल्यू अगर अपन निकाले, सॉरी पी वाई लिख दिया मैंने, पीवी, प्रेजेंट वैल्यू इन ईयर 1 अगर निकालेंगे तो कम हो जाएगा ना। लेकिन यहां पे क्योंकि 100% डिडक्शन पहले साल में मिल गया, तो पहले साल में ही आपने 30 सेव कर लिया। अब बताओ कौन सा बेनिफिशियल है? दिस वन। सो दिस इज बेनिफिशियल। तो टैक्स प्लानिंग का ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, हमेशा याद रखने का है। इफ बाय एनी मीन्स यू आर सेविंग टैक्स टुडे एंड इवन दो यू आर पेइंग इट टुमारो, इट्स वेलकम। आज अगर हम सेव कर ले और वही टैक्स हमको बाद में पे करना भी पड़े, तो भी मैं कहता हूं कर लो, इट इज बेनिफिशियल। क्योंकि आज जो सेव कर लेंगे उसका वैल्यू ज्यादा है, कल जो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे उसका वैल्यू कम है। सो यू आर स्टिल सेविंग टैक्स।
तो देखो एक लेमैन को दिखाया तो बोलेगा यार यार यहाँ भी 30 वहां भी 30, कुछ भी कर लो। नहीं, लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यू आर नॉट अ लेमैन, आप आम आदमी नहीं है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या कंपनी सेक्रेटरीज। तो आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। यू शुड नो ऑल द डिफरेंसेस। तो ठीक है, ये समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो, अब होता क्या है, अब वहां क्या लिखा है मैं समझाता हूं। अब होता यह है कि मान लो कि 2015 में मैंने एक साइंटिफिक रिसर्च एसेट खरीदा, उसका कॉस्ट था 30,000 रुपए, और उसके अदर एक्सपेंसेस, इरेक्शन, कमीशनिंग, वो सब आते ना, वो 6,000 रुपए और इनकर हुए। तो टोटल अपना हो गया 36,000 रुपीज, ये कॉस्ट हो गया। नाउ व्हाट आई शुड डू, आई शुड टेक इट एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, है ना। तो मैंने सेक्शन 35 के अंदर उस साल में 2015 में डिडक्शन ले लिया 100% से 36,000। ये हो गया अपना 100% इन प्रीवियस ईयर 15-16। 15-16 में 100% डिडक्शन अपन ले चुके हैं 36,000, राइट ऑफ कर दिया, सब हो गया। अब क्या हुआ कि 2-3 साल हमने साइंटिफिक रिसर्च किया, करने के बाद प्रीवियस ईयर 17-18 यानी जो अपना करंट ईयर है, उसमें अपना साइंटिफिक रिसर्च एंड हो गया, खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये एसेट को बेच डालो या फिर इसको बिजनेस में लेकर आओ, यानी नॉर्मल बिजनेस में लेके आ जाओ, नॉर्मल बिजनेस यूज। नॉर्मल बिजनेस यूज यानी जैसे फैक्ट्री, साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट से निकाल के फैक्ट्री में लगा दो, ऑफिस में लगा दो, दुकान में लगा दो। सो व्हाट आई डू इज, साइंटिफिक रिसर्च खत्म हो गया है, तो अब मैंने इस एसेट को शिफ्ट कर दिया, ब्रॉट इनटू नॉर्मल बिजनेस यूज। उसको वहां से उठा के, रिसर्च लेबोरेटरी से उठा के बिजनेस में डाल दिया। अब अगर ऐसा करूंगा मैं तो फिर उसको ब्लॉक में भी लेना पड़ेगा। सो एज इट इज नाउ ब्रॉट इनटू नॉर्मल बिजनेस यूज, इट हैज टू बी इंक्लूडेड इन द ब्लॉक। अब ब्लॉक में इंक्लूड करूंगा तो एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, ब्लॉक में अपन एक्चुअल कॉस्ट ऐड करते ना, अब इसको ऐड तो करना है, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, ये सवाल पैदा हुआ। व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट, व्हाट एक्चुअल कॉस्ट, पूरा पूरा ले लूं क्या, 36,000 रुपए जो पहले मैंने लिया था ओरिजिनली। अरे लेकिन वो 36,000 तो अपन ऑलरेडी सेक्शन 35 में डिडक्शन ले चुके हैं ना एक बार बिजनेस में, तो अब दोबारा से मिलेगा क्या, यानी एक बार उसमें भी ले लिया, अब वही 36,000 को वापस से कैपिटलाइज करके डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे क्या, डबल डिडक्शन, ऑब्वियसली नहीं। इसलिए एक्सप्लेनेशन 1 गवर्नमेंट ने बनाया, और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 43(1) गवर्नमेंट ने बनाया, और उसमें क्या लिखा कि एक्चुअल कॉस्ट रहेगा तुम्हारा, एक्चुअल कॉस्ट माइनस डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड अंडर सेक्शन 35। तो अपना एक्चुअल कॉस्ट 36,000 था, माइनस डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड पूरा 36,000, तो इसलिए अपना एक्चुअल कॉस्ट रहेगा नील। यानी हम इस एसेट को ब्लॉक में इंक्लूड जरूर करेंगे, याद रखो ब्लॉक में इंक्लूड होगा, फिजिकली एसेट ब्लॉक में आ जाएगा, तो जो नंबर देखते हैं ना अपन कितने एसेट है, 40 एसेट है, 50 एसेट है, उसमें एक ऐड हो जाएगा, लेकिन वैल्यू में अपन कितना ऐड करेंगे, नील। क्यों, क्योंकि पूरा 36 का अपने को डिडक्शन पहले ही मिल चुका था। अब मान लो कि यहां असेसिंग ऑफिसर ने हमको 36,000 अलाउ नहीं किया होगा,
उसने कहा कि नहीं नहीं 6,000 में नहीं देता, मैं सिर्फ 30 का डिडक्शन दूंगा। कॉस्ट तो 36 था, लेकिन मान के चलो कि असेसिंग ऑफिसर ने यहां पे पूरा 36 अलाउ ना करके 30 ही किया होता, फिर अब क्या करते अपन, 36 माइनस 30, 6,000 रुपए जो बचता वो फिर अपन ब्लॉक में ऐड कर देंगे। सो इफ यू हैवंट गॉट फुल 100% डिडक्शन, देन यस, देन सम अमाउंट विल बी एडेड टू द ब्लॉक। जो वहां बच गया था वो अब ब्लॉक में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पूरा मिल चुका है तो फिर ब्लॉक में कितना ऐड करेंगे, NIL, nil. Got it? So this is to avoid double deduction. सिंपल। वापस आओ, तो वो ये फर्स्ट पॉइंट था, साइंटिफिक रिसर्च एसेट ब्रॉट इनटू बिजनेस यूज। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अभी 35 जब हम देखेंगे बाद में तो और क्लैरिटी आपको आ जाएंगी फुल। हालांकि मैंने कोशिश तो पूरी की है समझाने की। फिर उसके बाद है 1A। 1A में क्या बोला है कि वेयर एनी एसेट हेल्ड एज इन्वेंटरी इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। एक स्टॉक इन ट्रेड था, आपके पास कोई एसेट था, वो स्टॉक इन ट्रेड है, उसको आपने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, तो वो बोला है फेयर मार्केट वैल्यू लेने का है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। ये जो अपने सेक्शन 28 में भी देखा कि अगर आपके पास एक स्टॉक इन ट्रेड है, फॉर एग्जांपल एक एसी की दुकान है आपकी, एयर कंडीशनर्स बेचते हो आप, लेकिन अपनी दुकान में ही बहुत गर्मी हो रही है, अरे बाप रे बहुत गर्मी हो गई, तो एक एसी उठा के अपन ने लगा दिया दीवार पे, तो अपना जो स्टॉक इन ट्रेड एसी है उसको उठा के दीवार पे लगा दिया, तो वो क्या बन गया, अपना कैपिटल एसेट बन गया, है ना। अब उस पे अपन डिप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं, तो दो चीज होंगी। पहले तो ये जो स्टॉक इन ट्रेड एसी है हमारे पास हिताची का, ये हम खरीद के लाए 40,000 में, इसका फेयर मार्केट वैल्यू जो रिटेल में हम बेचते हैं तो वो बेचते हैं 56,000 में, लाए थे 40 में, बेचते हैं 56 में, तो ये जो 56,000 है फेयर मार्केट वैल्यू, ये सेल कंसिडरेशन माना जाएगा स्टॉक इन ट्रेड का, तो वो जो डिफरेंस है 16,000 का वो बिजनेस इनकम माना जाएगा, बिजनेस इनकम में ऐड होगा। और अब ये 56,000 का जो एसी हमने लगाया दीवार पे वो अपन रिकॉर्ड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट बुक्स में, और उस 56,000 पे फिर हमको डिप्रिसिएशन मिलेगा। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है, इमेजिन करके रखो। तो 40,000 का कॉस्ट था, 56,000 का फेयर मार्केट वैल्यू है, तो डिफरेंस ऑफ 16,000 जो है वो बिजनेस इनकम में आएगा, वो सेक्शन 28 में देखा अपन ने, वो बिजनेस इनकम हो जाएगा, और 56,000 यानी 56,000 विल नाउ बिकम द कॉस्ट, will now become the cost of the asset for the purpose of claiming depreciation. Understood? Very good. फिर आओ सेकेंड पॉइंट पे, एसेट एक्वायर्ड बाय गिफ्ट, बाय गिफ्ट यानी हमको गिफ्ट मिला, विल कोई मर गया, उसके विल में लिख के गया कि ये बिल्डिंग फारूक हक की हो जाए, कौन सी, बुर्ज अल खलीफा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, तो उसका कोई शेख वेक होगा उधर, मर गया और मेरे नाम से करके गया, तो उसके मरने के बाद भी बिल्डिंग मेरे को मिल गई, हाँ, अब मैं उस पर बिजनेस करूंगा। और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस यानी फैमिली, बाप दादा के मरने से जो बच्चों को मिलते हैं, तो एक है गिफ्ट, मेरा एक दोस्त है उधर का यूएस का, उसने मेरे को गिफ्ट दिया, या विल, किसी ने विल में लिखा मेरा नाम, या इनहेरिटेंस से अगर अपने को कोई एसेट मिले और हम उसको बिजनेस में यूज करें, यूज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये एसेट जो मुझे मिला है गिफ्ट से, विल से या इनहेरिटेंस से, अगर मैं इसको बिजनेस या प्रोफेशन में यूज करूंगा तो मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, 0। और अपन ने कोई खर्चा थोड़ी किया, अपने को तो फ्री में मिला ना, गिफ्ट मिला है, फ्री में मिला। आपने मेरे को मोटर कार गिफ्ट कर दी, आपको कल आ गए 97 मार्क्स इनकम टैक्स में, तो आपने मेरे को मोटर कार गिफ्ट कर दी, मैं उसको बिजनेस में लेके आऊंगा, अच्छा पहले तो थैंक यू वेरी मच, तो मैं बिजनेस में लाऊंगा, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या है, नील। अरे गिफ्ट में मिला तो नील होता है ना, मगर यहां क्या लिखा है देखो, यहां लिखा है
कि अपन लेंगे एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। जो प्रीवियस ओनर था, यानी आप गिफ्ट देने वाले या विल लिखने वाला या इनहेरिटेंस में मेरे को जिससे मिला वो, उसको कहते हैं प्रीवियस ओनर। जिसने मेरे को दिया वो प्रीवियस ओनर। तो उसका क्या एक्चुअल कॉस्ट था वो देखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू प्रीवियस ओनर up to assessment year 87-88 and depreciation that was allowable to him from 88-89 onwards as if that asset was the only asset in that block. That block यानी previous owner का जो भी ब्लॉक होगा जिसके अंदर ये एसेट था। तो ब्लॉक में क्या होता है कि अपने को एक्चुअल डिप्रिसिएशन एक एक एसेट का पता नहीं चलता ना, क्योंकि अपन तो पूरे ब्लॉक के WDV पे निकाल लेते हैं। तो एक पे कितना मिला हमको नहीं पता, तो इसने वहां बोला है कि ऐसा करो कि आप मानो कि ये ब्लॉक में वही था, वही अकेला एसेट था और कोई था ही नहीं, तो फिर उस पे कितना मिला आपको समझ में आ जाएगा। यानी एवरी ईयर आप माइनस करते जाओ जो भी उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन था। मान लो कि ये 15% ब्लॉक में था, तो अपन हर साल 15 माइनस करते जाएंगे और फिर जो बचेगा आपके हाथ में WDV, आपका जो WDV बचेगा वो मेरे लिए माना जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। आगे समझ में? तो देखो इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कैसे। बहुत सिंपल है। ये थे आप मिस्टर मुरली, आप मिस्टर मुरली, आपने एक एसेट खरीदा था, एक मशीन, यानी मोटर कार ले लेते हैं, मोटर कार इज ऑल्सो मशीन, फॉर 15 lakhs। कब खरीदा था? ये आपने खरीदा था 1982 में, 82-83 में, बहुत पुराना मशीन है। अब वहां से क्या किया, ये आपको मैंने कैलकुलेशन में बताया था ना कि ब्लॉक कॉन्सेप्ट जो आया है वो 87-88 तक नहीं था। 87-88 के अंदर ब्लॉक कॉन्सेप्ट आया प्रीवियस ईयर, यानी 88-89 असेसमेंट ईयर से चालू हुआ था ब्लॉक। तो उसके पहले क्या होता था, हर एक एसेट सेपरेटली डिप्रिशिएबल था, अलग अलग क्लेम करते थे अपन। तो ये मशीन के ऊपर आपने जो डिप्रिसिएशन क्लेम किया था अप टू AY 87-88, ये अपने को मालूम है क्योंकि एक्चुअली क्लेम किया होगा ना, तो उसका क्या अकाउंट निकालेंगे और देखेंगे कितना क्लेम किया आपने, तो अपने को मालूम है। तो मान लो कि 2 लाख क्लेम किया था, वो माइनस कर देंगे। फिर 88 से आपका ब्लॉक बन गया, तो आपके पास अगर 50 कार है तो 50 कार एक साथ ब्लॉक में आ गई। फिर उसके बाद ये वाली जो कार है मर्सिडीज जो आपने मेरे को दी है, इस पे कितना निकाले आपने वो पता नहीं है, अकेली कार पे कितना निकाले पता नहीं है, क्योंकि अब वो ब्लॉक में आ गया। अब पूरे ब्लॉक को हर साल आप डिप्रिशिएट कर रहे हैं, बट यू डोंट नो इस कार पे कितना लिया। तो इसलिए यहां लिखा है कि अब ये मानो कि ये कार अकेली कार है इस ब्लॉक के अंदर और कोई कार है ही नहीं, बाकी सब बेकार और ये अकेली कार। तो चलो, तो अकेली कार मान के इस पे आगे का माइनस करते हैं, डिप्रिसिएशन अलाउएबल। तो इसलिए यहां वर्ड अब लिखा है अलाउएबल। अलाउएबल अजम्पशन पे है, इसलिए क्या अजम्पशन है कि ये कार उस ब्लॉक की अकेली कार थी। अजम्पशन क्या है कि ये कार उस ब्लॉक की अकेली कार थी। कौन से ब्लॉक की अकेली कार थी? जिस ब्लॉक में ये कार थी। जिस ब्लॉक में ये कार थी वो अकेली है, ऐसा अजम्पशन है। हम ये अजम्पशन नहीं ले रहे कि ये एसेट ब्लॉक में थी, नो, हम ये अजम्पशन ले रहे कि वो अकेली थी। आपकी गर्लफ्रेंड है मीनाक्षी, आप मुरली, वो मीनाक्षी, और उसकी 4 बहनें हैं, सब एक साथ रहते हैं उस घर में, ऑफ कोर्स उसके पिताजी के घर में। लेकिन आप वहां पे रस्सी फेंक के खिड़की के ऊपर चढ़ के जाने वाले हैं। तो आप क्या सोच के जा रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड मीनाक्षी उस घर में अकेली लड़की है। आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि कोई भी घर में चढ़ जाएंगे और बोलेंगे अरे ये घर में मीनाक्षी है क्या, डीम टू बी इन दिस हाउस। ऐसा थोड़ी होता है। अब मेरा जोक आपको अभी समझ में नहीं आएगा, एक 4 मिनट रुको फिर मैं समझाता हूं।
कि अकेली 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 मैं बार बार क्यों कर रहा हूं, उसका मतलब आपको समझ में आएगा। एक अजम्पशन, एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो इंटरप्रिट करके आपको आंसर देना है, इसलिए मेरे एग्जाम्पल को अच्छे से सुनो। तो क्या अजम्पशन है कि इस ब्लॉक की ये कार अकेली कार है। तो वैसे करके अपन अलाउेबल फ्रॉम AY 8889 टू करंट ईयर, जब भी आपने मेरे को गिफ्ट दिया वहां तक क्लेम करेंगे। तो वो क्लेम कर लिया, मान लो, और 8 लाख आ गया। हर साल का निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे, तो यहां तक पहुंचेंगे। तो ये आएगा WDV ऑफ मुरली बिफोर मेकिंग द गिफ्ट। मुझे गिफ्ट देने के पहले उसका WDV आ जाएगा 5 लाख। फिर उसने मेरे को गिफ्ट दे दिया, तो यहां अब उसने मेरे को गिफ्ट दिया, गिफ्टेड टू फारूक हक। तो फारूक हक के हाथ में अब कॉस्ट क्या माना जाएगा? सेम 5 लाख। तो जो आपका WDV है वो मेरे हाथ में बनेगा एक्चुअल कॉस्ट। और अब इस कार पे मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहता हूं तो मुझे मिलेगा, प्रोवाइडेड आई यूज इट इन माई बिजनेस, तो मुझे मिलेगा। और एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगा? 5 लाख रुपए। हुआ क्लियर? वेरी गुड, सिंपल था बिल्कुल। दूसरा एग्जांपल और बताता हूं कि एक है मिस्टर गुप्ता, और ये जो मिस्टर गुप्ता है उन्होंने एक और कार परचेज की, एक्वायर्ड इन 1999 में परचेज की फॉर ₹30 lakhs, और अभी मेरे को गिफ्ट कर दी। तो इसमें भी अपन को निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे अपन, अब ये 87 के पहले का तो है ही नहीं, एसेट इटसेल्फ इज एक्वायर्ड आफ्टर 87, तो इसमें सिर्फ अलाउएबल वाला ही क्लॉज लगेगा। तो इसमें अपन माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन अलाउएबल फ्रॉम 1999 टू द लास्ट प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड तक, क्योंकि फिर इस साल में तो आपने मेरे को गिफ्ट कर दिया। तो इसको अपन निकालेंगे, मान लो कि 16 लाख का डिप्रिसिएशन आया। क्या मान के निकालेंगे? एज इफ दिस कार इज द ओनली कार ऑफ द ब्लॉक ऑफ मिस्टर गुप्ता। माइनस करके 14 लाख बचेगा, ये 14 लाख मेरे लिए बन जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। सिंपल। तो अगर आप, यानी प्रीवियस ओनर जो मेरे को गिफ्ट दे रहे या मेरे नाम से विल लिख रहे, इफ यू हैव एक्वायर्ड एन एसेट 87 के पहले, तो फिर दो हिस्सों में अपन माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, 87-88 तक का एक्चुअल बेसिस पे और 88-89 से अलाउएबल बेसिस पे, नोशनल कैलकुलेशन करके। आया यहां तक? वेरी गुड। अब एक सवाल जिसका जवाब आप मुझे देंगे। अब एक है मिस परी। मिस परी, ये जो है मिस परी, इन्होंने एक कार एक्वायर किया था इन द ईयर 2010 फॉर रुपीज, कितना लेते हैं, 16 lakhs। 16 लाख की कार उन्होंने एक्वायर किया 2010 में फॉर पर्सनल यूज, नॉट बिजनेस यूज। शी डजंट डू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। शी मे बी अ हाउसवाइफ, शी मे बी जस्ट स्टूडेंट, कोई भी है, लेकिन वो बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं है। सैलरीड पर्सन भी हो सकती है। पर्सनल यूज। So will she get any depreciation anywhere? No, no depreciation claimed. No depreciation claimed. अरे बिजनेस ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन कहां से क्लेम करेंगी? सीधी बात। नाउ इन 2017
she gives this car to friend मिस दरी, उसकी फ्रेंड है मिस दरी, तो मिस दरी को उसने गिफ्ट में दिया। लेकिन दरी जो है वो सीए है, सीए दरी। आयरनी है, जो डरी वो तो मरी, वो सीए नहीं बन सकती। खैर जाने दो उसको। नाउ शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट and she is doing her profession. So she brings this car into business use, into her profession. She says that I'm using this car for my profession. So she wants depreciation. So the question is, what will be her actual cost? मिस दरी जो सीए है वो कार को ब्लॉक में इंक्लूड करना चाहती है, तो उसने आपसे सवाल पूछा है कि व्हाट विल बी हर एक्चुअल कॉस्ट। परी ने एक्वायर किया था 2010 में 16 लाख में, पर्सनल यूज में रखा था, उसने कोई डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है, उसके कोई ब्लॉक की ये कार नहीं है, उसके पास कोई ब्लॉक ही नहीं है क्योंकि उसके पास बिजनेस ही नहीं है। लेकिन 2017 में 7 साल के बाद उसने मिस दरी को गिफ्ट दिया जो कि सीए है। दरी इज डूइंग बिजनेस या प्रोफेशन, she wants to take depreciation, so she asks you what will be the actual cost. बताओ क्या हम नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? क्योंकि वहां अलाउएबल लिखा है, अलाउएबल लिखा है तो क्या माइनस होगा नोशनल डेप्रिसिएशन? आंसर है नो। कोई नोशनल डेप्रिसिएशन इस केस में माइनस नहीं होगा और एक्चुअल कॉस्ट लेंगे अपन फुल 16 lakhs. This explanation itself will not apply. क्यों बताया ना मैंने आपको, वहां जो नोशनली लिखा है कि माइनस करो अलाउएबल, वो क्यों लिखा है, वो क्या लिखा है? नोशनल क्या है, अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है क्या कि परी का ब्लॉक था, अजम्पशन कि परी का ब्लॉक था और अजम्पशन कि परी के ब्लॉक में ये कार थी, ऐसा अजम्पशन लेने का बोला है क्या? नहीं। अजम्पशन क्या है? अज्यूम दैट दिस एसेट इज द ओनली एसेट ऑफ दैट ब्लॉक, विच ब्लॉक? इन विच द एसेट वाज एक्चुअली देयर। अजम्पशन ये नहीं है कि एसेट को ब्लॉक का पार्ट मानो, अजम्पशन ये है कि जिस ब्लॉक में एसेट है उसको उस ब्लॉक का अकेला एसेट मानो। जिस घर में मीनाक्षी रहती है 4 बहनों के साथ, ऐसा मानो कि वो अकेली है। ऐसा थोड़ी मानोगे कि जिस घर में गए अरे ये घर में मीनाक्षी होगी, डीम टू बी देयर। समझ में आए? अब समझ में आए लिंक एग्जाम्पल का मेरे? गुड। तो यहां पर अपन पूरा 16 लाख लेंगे। तो इस एक्सप्लेनेशन का लॉजिक भी मैं आपको समझा दूं। ये जो एक्सप्लेनेशन 2 अपन ने देखा, इसका लॉजिक यही है कि जिसने गिफ्ट अपने को दिया उसने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लिया हुआ है। तो अजम्पशन इसके अंदर यही है, लेटेंट अजम्पशन है कि जो एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट ने बनाया ये सोच के बनाया कि सामने वाले ने ऑलरेडी, प्रीवियस ओनर ने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन क्लेम किया है और अब जिसको गिफ्ट मिलेगा वो भी क्लेम करेगा, तो वो कितने पे करेगा? तो सीधा आंसर कि जो पहले वाले पर्सन के हाथ में WDV बची होगी उस पे सामने वाला क्लेम करेगा। जिस पे उसने क्लेम कर लिया वो खत्म, जो बच गया वो इसका। सिंपल लॉजिक, सिंपल वर्ड्स में, अपने हिंदी वर्ड्स में, जो उसके हाथ में बचा वो तुमको मिलेगा, जो उसका WDV बचा वो तुमको मिलेगा एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन सामने वाले ने डिप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं किया तो फिर उसके हाथ में कितना बचा? पूरा ही बच गया। पूरा ही बचा तो तुम्हारा पूरा फुल 16 लाख विल बिकम द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन। डन। तो वही एनालिसिस नीचे भी लिखा है
कि depreciation will be deducted from the cost of the previous owner only if the previous owner was eligible for depreciation, that is he must have used the asset for business or profession, तभी अपन ये माइनस करेंगे, वरना कुछ नहीं. And depreciation allowable does not mean notional depreciation. Only the calculation is notional, as it is not possible to ascertain depreciation on individual asset in block method. है ना, एक पे कितना लिया ये तो अपने को पता नहीं चलता ना. अगर आपके पास 25 कार्स थी ब्लॉक में तो इस एक कार पे कितना लिया अपने को पता नहीं चलता, इसलिए नोशनल बोला है कि ठीक है इसको अकेला मानो. अकेला मानोगे तो फिर हर साल का डिप्रिसिएशन अपने को कैलकुलेट करना आता है, अपन कर लेंगे. ऐसा समझेंगे कि ये आपको अलाउ हुआ है, सीधी बात. फिर उसका इलस्ट्रेशन भी दिया देखो नीचे. Mr. Yo acquired an asset on 1/1/2002 for 5 lakhs for personal use. He gives the asset to his brother Joe on 1/1/17. Fair market value 7 lakhs. Mr. Joe uses such asset for business purpose. So what will be the cost of Joe? Joe का कॉस्ट क्या आएगा? फुल 5 lakhs. क्योंकि पहले वाले पर्सन ने, प्रीवियस ओनर ने यानी कि यो ने उसको बिजनेस में यूज किया है क्या? नहीं. डिप्रिसिएशन क्लेम किया है क्या? नहीं. तो अपन डिप्रिसिएशन नोशनल माइनस करेंगे क्या? नहीं. तो उसका पूरा 5, इसका बन जाएगा 5. फिर उसके बाद एक इलस्ट्रेशन है. मिस्टर यो एक्वायर्ड अ मशीनरी ऑन 2/2/16 for ₹1 lakh. Machinery was taken to the block on which depreciation rate is 15%. Very good. The said machinery is gifted by Yo to Joe on 31st of December 18. यानी 18-19 में उसको गिफ्ट कर दिया और खरीदा कब था? 15-16 के अंदर परचेज किया था. सिंपल. तो देखो अपन उसका क्या निकालेंगे? WDV बिफोर द गिफ्ट. गिफ्ट के पहले का WDV क्या है वो अपने को निकालना है, और वो जो WDV बचेगा वो बनेगा एक्चुअल कॉस्ट इन दी सेकेंड पर्सन हैंड्स. तो बहुत सिंपल. देखो यो के हाथ में 1 लाख कॉस्ट ले लो, फिर उसमें 15-16 सबसे पहला साल जो है उसका डिप्रिसिएशन माइनस करो, और 15-16 में देखो आप 2 अक्टूबर 16 से परचेज है, मान के चलते कि उसी दिन से पुट टू यूज भी है, तो ये हो जाएगा लेस देन 180 डेज ना. तो इसलिए पहले साल का हाफ रेट से अपन डिप्रिसिएशन लेंगे. तो 15% इंटू हाफ 7,500. फिर बचेगा कितना? अगर आपको कैलकुलेटर पे लेना है तो ले सकते हो आप. 1 लाख लेस 7,500 गिव्स मी 92,500. सेकेंड ईयर का 92,500 पे 15% मिल जाएगा, तो इंटू 15% 13,875. लेस कर देंगे तो बचेगा 78,625. उस पे 15% लेंगे तो 11,794 आता है. उसको भी लेस कर दूंगा तो बचता है मेरा 66,831. दिस इज द WDV लेफ्ट आफ्टर दीज 3 years depreciation. तो ये जो मेरा WDV बचा यो के हाथ में, ये बनेगा एक्चुअल कॉस्ट जो के हाथ में. सिंपल. वेरी गुड. फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 3. सेकेंड हैंड एसेट. अब यहां से कुछ ये सब के लॉजिक याद रखने का है. सिंपल लॉजिक से समझाते जाऊंगा मैं. सेकेंड हैंड एसेट यानी कि जहां फर्स्ट पर्सन ने यानी प्रीवियस ओनर ने उसको बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया था और डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ है. ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम कर दिया है. अब वो एसेट आपको बेचता है, सोल्ड टू यू द करंट ओनर. ठीक है, करंट ओनर को बेचा. करंट ओनर आप. अब हो सकता है कि ये ट्रांजैक्शन में कुछ ऐसा आपने टैक्स प्लानिंग किया हो कि आप फिर से उसको हायर कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके
फिर से डेप्रिसिएशन क्लेम करो। समझाता हूं कैसे। तो अगर ऐसा है तो फिर ये जो एक्सप्लेनेशन है गवर्नमेंट ने बनाया और क्या लिखा उसमें देखो, फिर इसके पीछे कैसे होता है ये कार्यक्रम, यानी ये टैक्स प्लानिंग क्या था इसके पीछे, मैं इसको समझाता हूं। लिखा क्या है पहले पढ़ लो। इफ द एओ असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द मेन पर्पस was to reduce income tax liability by claiming depreciation on enhanced cost, ये वर्ड को अंडरलाइन करो, enhanced cost, he may with the previous approval of joint commissioner of income tax, फुल फॉर्म है उसका जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उससे प्रायर अप्रूवल लेकर के डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट, फिर एओ एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करेगा having regard to all the circumstances of the case। अब देखो ये होता क्या है, क्यों ये लिखा गवर्नमेंट ने, उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं। ये एक पर्सन है मिस्टर ए, इसने एक मशीन परचेज किया 10 लाख, फिर बहुत साल तक उसने डेप्रिसिएशन क्लेम किया 9 लाख, तो उसके हाथ में डब्ल्यूडीवी क्या बचा 1 लाख, 1 लाख डब्ल्यूडीवी बचा हुआ है उसके हाथ में सिर्फ। अब उसने क्या किया कि एक दूसरी ये बनाई, या उसका सिस्टर कंसर्न्स होती है, बड़े बड़े ग्रुप्स में बहुत सारी कंपनीज होती है आपस में, है ना। तो ये क्या करेगा कि ये एसेट को बेच देगा। अच्छा मैं एक चीज और लिख देता हूं, ये एसेट का डब्ल्यूडीवी उसके हाथ में 1 लाख था, लेकिन मार्केट में इसका फेयर मार्केट वैल्यू मान लो कि 1.5 लाख है। डब्ल्यूडीवी अपने अकाउंट्स में है, अकाउंट्स का डब्ल्यूडीवी 1 लाख, लेकिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू मान के चलो 1.5 लाख। नाउ व्हाट दिस पर्सन डज, ही सेल्स इट टू मिस्टर बी, जो उसका दोस्त है, भाई है, फॉर 15 लाख, 15 लाख में बेचता है। अब ये कौन कर सकता है, तो उसमें आपको मोडस ऑपरेंडी में बताता हूं। ये जो पर्सन नंबर 1 है उसके हाथ में तो प्रॉफिट आ जाएगा ना। नाउ इफ दिस इज द ओनली एसेट ऑफ द ब्लॉक, तो ये 14 लाख का प्रॉफिट दिखेगा, डब्ल्यूडीवी 1 लाख, सेल कंसिडरेशन 15, तो 14 का प्रॉफिट। ये 14 का प्रॉफिट क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये कौन करेगा, जिसके पास कैपिटल गेन हेड में बहुत सारे लॉसेस है। अगर दूसरे लॉसेस तुम्हारे पास पड़े हुए हैं और वो लॉसेस सेट ऑफ करने के लिए जगह है अपने पास, तो अपन इनकम शो कर देंगे ना, इनकम शो कर देंगे, वैसे भी पुराने लॉस पड़े हुए हैं उसको सेट ऑफ कर देंगे। ऐसे बहुत सारे टैक्स प्लानिंग है, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कैसे लोग करते हैं। मैं कुछ करने को नहीं कहूंगा, आई डोंट गिव एनी एडवाइस। लोग क्या करते हैं वो मेरे को आपको समझाने का है, बिकॉज आई एम ए टीचर ना, तो टीचर हैज टू एक्सप्लेन व्हाट ऑल थिंग्स हैपन इन द इंडस्ट्री। तो लॉस अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो आप प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करके लॉस को सेट ऑफ कर दो, टैक्स तो पे करना नहीं है, लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, इनकम नील हो जाएंगी। लेकिन अब बी जो है वो अपने बुक्स में कितना रिकॉर्ड करेगा, एक्चुअल कॉस्ट 15 लाख, एंड ही विल नाउ क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन 15 लाख। अच्छा ये कोई 15 लाख एक दूसरे को देने वाले नहीं है, इनका जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 1.5 लाख में ही हुआ है। कौन पागल आदमी है जो 15 लाख रुपए देगा जिसकी मार्केट वैल्यू 1.5 है, आप दोगे क्या, नहीं। ये सिर्फ ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड ये सेल इतना दिखा रहा है, एक्चुअल में पैसा तो इसने 1.5 लाख ही दिया होगा। ठीक है, आजकल चेक से देना है तो चेक से दे देगा, बाकी पैसा वापस ले लेगा। बी विल पे ए 15 लाख बाय चेक एंड देन टेक द मनी, 13.5 लाख वापस ले लेगा। लेकिन अब बुक्स में वैल्यू कितनी दिखेगी, 15 लाख, सो ही विल गेट डेप्रिसिएशन ऑन 15 लाख। तो ये तो सही बात नहीं है, ये गड़बड़ है, घोटाला है, फ्रॉड है। तो गवर्नमेंट ने कहा इस फ्रॉड को पकड़ेंगे कैसे, तो उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन बनाया नंबर 3 और उसमें लिखा कि अगर एओ को शक गया कि ये बी ने जो ये सेकेंड हैंड एसेट परचेज किया, दिस इज सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड क्यों, क्योंकि इसने पहले बिजनेस में यूज किया है ना,
A has used the asset in business and he has already claimed depreciation. So now for B, this will be called as second hand asset. अगर A का ये पर्सनल एसेट होता, बात सुनो मेरी, अगर ये पर्सनल एसेट होता A का और उसने डेप्रिसिएशन अगर क्लेम नहीं किया होता, देन फॉर B दिस इज नॉट सेकेंड हैंड. सेकेंड हैंड यानी किसी ने यूज किया, अपन ने खरीदा सेकेंड हैंड, जो अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, अरे यार उसका मैंने सेकेंड हैंड फोन खरीद लिया. इनकम टैक्स के लिए सेकेंड हैंड कब बोलेंगे? जब उसने बिजनेस में यूज किया है और डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, तब इसके लिए वो कहलाएगा सेकेंड हैंड, अदरवाइज नॉट. ओके, तो फिर यहां पर एओ को पावर है, एओ, तो एओ इंक्वायरी करेगा और जब एओ देखेगा कि ये एसेट का मार्केट वैल्यू तो 1.5 लाख है, ये पागल आदमी ने 15 लाख का ही को पे किया, जरूर दाल में कुछ काला है, गड़बड़ है, घोटाला है. तो इंक्वायरी बिठाएंगे और इंक्वायरी में पता चलेगा उसको कि मार्केट वैल्यू तो 1.5 लाख ही था, इसने 15 लाख बेकार का दिया है और वो भी सेकेंड हैंड एसेट के लिए. तो एओ ये 15 लाख को डिसअलाउ करके he will disallow 15 lakhs and he will estimate what is the actual cost or what should be the actual cost, which will be the fair market value, है ना. मान लिया ना on the circumstances of the case, तो सर्कमस्टांस को वो देखेगा कि साली ये एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू तो सिर्फ 1.5 लाख है, तो वो 1.5 लाख आपको अलाउ करेगा. सो ही विल अलाउ 1.5 लाख. सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, उसका WDV कितना था, फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, उस हिसाब से वो अलाउ करेगा. गॉट इट? सिंपल है. तो उसका भी देखो एनालिसिस नीचे दिया है. द प्रीवियस ओनर शुड हैव यूज्ड द एसेट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन एंड क्लेम डेप्रिसिएशन, वो भी लिख लो, एंड क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑन दिस एसेट. AO should be satisfied that the main motive for such transfer is tax avoidance or reduction in tax liability. AO को पता लगे, ये कैसे पता लगाएंगे AO कि टैक्स इन सेविंग का मोटिव है? क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू कम है और आपका परचेज प्राइस बहुत ज्यादा है, तो आप पागल तो नहीं हो, जरूर आपका इंटेंशन टैक्स अवॉइडेंस का है बाय क्लेमिंग हायर डेप्रिसिएशन, है ना, उससे पता लगेगा. देन AO may determine the actual cost taking into consideration the relevant factors, यानी फेयर मार्केट वैल्यू बाकी सब चीजों को देखते हुए, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ जस्सी ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर. जॉइंट कमिश्नर का परमिशन लेना जरूरी है. तो एओ को जब ये पता लगेगा तो वो सीधा फाइल लेके जाएगा जस्सी के पास, उसको बोलेगा जस्सी देखो ये ऐसा केस दिखा है मेरे को. जस्सी कहेगा यस मेरे को दिखाओ. वो देख के पहले सेटिस्फाई होगा जस्सी कि हाँ जरूर इसमें इंटेंशन टैक्स अवॉइडेंस का है. देन जस्सी विल गिव हिम परमिशन टू एओ, ठीक है तुम उसको डिसअलाउ करो. फिर एओ डिसअलाउ करेगा और उसके हिसाब से अलाउ करेगा. तो दो सिचुएशन में तुम बच सकते हो. एक के सामने वाले ने बिजनेस में यूज ही नहीं किया तो तुम बच गए, फिर ये रूल लगता ही नहीं, फिर तुमको कोई डिसअलाउंस नहीं होगा. और दूसरा कि अगर सामने वाले ने बिजनेस यूज किया भी है और हमने उसे खरीदा, लेकिन अगर हम ये प्रूव कर सके कि ये एसेट का मार्केट वैल्यू वाकई में 15 लाख है, उसका WDV 1 लाख है लेकिन मार्केट वैल्यू 15 लाख है, अब मार्केट में खरीदने जाओ 15 लाख से कम मिलेगा ही नहीं, तो हमारे इंटेंशन टैक्स अवॉइडेंस का है ही नहीं. वी हैव एक्चुअली पेड इन 15 lakhs एंड द मार्केट वैल्यू ऑल्सो इज 15 lakhs, तो हमको देना ही पड़ेगा. तो फिर आप बच जाओगे. देन योर इंटेंशन इज नॉट टैक्स अवॉइडेंस, देन यू आर सेव्ड. देन एओ विल नॉट डिसअलाउ एनीथिंग. फिर देखो उसमें भी इलस्ट्रेशन है. नंबर 10, यो had purchased the computer on 1/1/2003 for rupees 1 lakh for his personal use. कौन सा यूज है? पर्सनल यूज. अंडरलाइन कर दो, पर्सनल यूज. मिस्टर यो sells it to Joe on 1/1/19 for rupees 10 lakhs. यो ने जो को बेच दिया 10 लाख में, तो ये जो प्रॉफिट आया 9 लाख का, क्या उसको अपन टैक्स करेंगे यो के हाथ में? आंसर है नो.
बिकॉज इट्स अ पर्सनल इफेक्ट. पर्सनल इफेक्ट को अगर आप ट्रांसफर करोगे तो उस पर कोई कैपिटल गेन चार्ज नहीं होता. सो दिस 9 lakhs इज कंप्लीटली exempt. The assessing officer determines that the fair market value of the computer is 50,000 and wants to invoke explanation 3 to section 43(1). Can he do so? अब जो के हाथ में जो क्या करता है कि he records the asset at 10 lakhs and he wants to claim depreciation on 10 lakh. Assessing officer कहता है रुक जाओ, इसका फेयर मार्केट वैल्यू तो सिर्फ 50,000 है, मैं तुमको 10 लाख अलाउ नहीं करूंगा. तो क्या वो ऐसा बोल सकता है? क्या उसको रोक सकता है? तो आंसर है नो, वो नहीं रोक सकता. क्योंकि एक्सप्लेनेशन 3 का अंडरलाइंग प्रिंसिपल यह है कि पहले किसी पर्सन ने इस एसेट को बिजनेस में यूज किया होना चाहिए और डिप्रिसिएशन क्लेम किया होना चाहिए. इफ दैट पर्सन thereafter sells the asset to the second person, then explanation 3 can be applied to the second person. But in this case, जो पहला आदमी था उसने तो बिजनेस में यूज ही नहीं किया, है ना. तो इसलिए जो के हाथ में एक्सप्लेनेशन 3 अप्लाई नहीं हो सकता और वो जो 10 लाख है वो पूरा उसको मिलेगा. सो ही कैन रिकॉर्ड द एसेट एट फुल 10 lakhs and claim depreciation thereon. इंटरेस्टिंग ना. और इलस्ट्रेशन 11 में दिया है कि इन एग्जाम्पल 10 अबाउ मिस्टर यो वॉज अ बिजनेसमैन. अगर यो बिजनेसमैन होता एंड वॉज यूजिंग द कंप्यूटर फॉर हिज बिजनेस तो फिर ये एक्सप्लेनेशन लग सकता क्या? यस, देन इट वुड अप्लाई. देन एक्सप्लेनेशन 3 वुड अप्लाई, यानी कि कैन बी इन्वोक्ड by the assessing officer and actual cost can be restricted to 50,000 only. आए समझ में? तो दो में डिफरेंस क्या है? पहले में वो पर्सनल यूज है, दूसरे में बिजनेस यूज है. चलो वहां तक समझ में आया एक्सप्लेनेशन 3. नाउ लेट्स गो ऑन टू 4 और फिर 5. यहां तक समझने वाले हैं, बाकी फिर टेक्निकल वाले हैं, उसको सिर्फ पढ़ के रखना है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है. 5 तक लॉजिक है. तो 4 देखते हैं. 4A एंड देन 5. रीएक्विजिशन ऑफ एसेट्स अर्लियर यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी. इसका भी लॉजिक समझा दूं तो समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी. क्या है देखो, मिस्टर फारूक हक एक कार एक्वायर की 25 लाख में, ठीक है. फिर उसको डिप्रिसिएशन क्लेम करते गए, वो बहुत सालों का 22 लाख ऑलरेडी क्लेम हो चुका है. तो अब WDV बचा है उनके हाथ में सिर्फ 3 लाख. अब सिर्फ 3 लाख WDV है. कितना डिप्रिसिएशन मिल के भी मिलेगा? कुछ नहीं. बाकी तो जो मेजर पोर्शन था वो तो अपन सब खा गए, यानी डिप्रिसिएशन क्लेम कर चुके. अब इन्होंने लगाया दिमाग, इनके पास बहुत दिमाग है. तो दिमाग लगाकर इन्होंने ये 3 लाख जब WDV था, एसेट को बेच दिया. सोल्ड टू हिज फ्रेंड मिस्टर DK. उनका DK दोस्त है, उसको बेच दिया. अब DK को बेचा, कितने में बेचा? 3 लाख में ही बेचा. तो यहां से 3 लाख उनका माइनस हो गया. प्रॉफिट लॉस 0, ब्लॉक खत्म हो गया. ठीक है. सोल्ड टू DK फॉर 3 lakhs. अब DK ने क्या किया कि यही कार 1-2 महीने यूज करने के बाद फारूक हक को रीसेल कर दिया. कितने में? 30 लाख रुपए में. 30 लाख रुपए में रीसेल कर दिया. तो सवाल ये पैदा हुआ कि ये 30 लाख का जो प्रॉफिट आया, आई मीन टू से 30 लाख माइनस 3 लाख, DK ने परचेज 3 लाख में किया था, रीसेल 30 में किया, तो जो प्रॉफिट इसके हाथ में आया 27 लाख का, पहले तो उसका क्या होगा वो अपन डिसाइड कर लेते हैं.
ये 27 लाख का प्रॉफिट डीके के हाथ में एग्जेम्प्ट है, बिकॉज दिस इज पर्सनल इफेक्ट। डीके ने जो कार लिया है वो कहता है ये तो मेरे पर्सनल यूज के लिए है, मैंने तो बिजनेस किया ही नहीं। इट इज हिज पर्सनल कार, और पर्सनल कार जो चीज है, पर्सनल वॉच, स्पेक्स, कार वगैरह वगैरह, स्कूटर, ये कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं होते। ये अपन जाएंगे नेक्स्ट हेड कैपिटल गेन, तब समझेंगे। देयर इज नो कैपिटल गेन ऑन पर्सनल इफेक्ट्स, हेंस दिस 27 लाख प्रॉफिट ऑफ डीके इज फुल्ली टोटली एग्जेम्प्ट। और अब क्या होगा? नाउ मिस्टर फारूक हक विल रिकॉर्ड द एसेट एट 30 lakhs। तो ये कहते हैं कि मेरा कॉस्ट अब 30 lakhs है, और अब ये डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन 30 lakhs। तो समझ रहे आप क्या हो रहा है? जो कार उनके पास पहले 25 लाख में आई थी, 22 लाख डिप्रिसिएशन हो करके सिर्फ 3 लाख बचा था डब्ल्यूडीवी, और 3 लाख पे 10% भी पकड़ो तो 30,000 रुपए का डिडक्शन मिलने वाला था। वो उन्होंने अपने दोस्त को बेच दिया, दोस्त से रिपर्चेज कर लिया, और अब कहते हैं कि मेरा कॉस्ट 3 लाख नहीं 30 lakhs है, एंड नाउ आई एम एंटाइटल्ड टू डिप्रिसिएशन ऑन 30 lakhs। फिर 30 लाख पे क्लेम करते 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 जब 2-4 लाख बचेगा, वापस से एक दोस्त को बेचेंगे, फिर से रीएक्वायर करेंगे, फिर 25-30 लाख में, और फिर डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। है ना मजेदार बात? तो सवाल ये पैदा होगा कि क्या गवर्नमेंट ऐसा अलाउ करेगा? लोग अपने एसेट पे डिप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद बेचेंगे, वापस परचेज करेंगे, और फिर हायर प्राइस पे डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने बनाया एक्सप्लेनेशन, और क्या लिखा है इस एक्सप्लेनेशन के अंदर पढ़ेंगे अपन जाके, लेकिन अभी समझ लो। एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि इफ assessee has used the asset in his business and profession and has claimed depreciation, and then he sells the car, he sells the asset, and later on reacquires the same asset। वही एसेट आप रीपर्चेस करते हो at a later point of time, maybe after 2 months, maybe after 2 years, maybe after 10 years, गैप कितना भी हो सकता है। जो एसेट आपने यूज किया था और बेचा, वही एसेट अगर आप वापस परचेज करते हो, जरूरी ये भी नहीं है कि सेम पर्सन से करो, जरूरी नहीं है। आपने डीके को बेचा, डीके ने पीके को बेचा, पीके ने केके को बेचा, केके ने सीके को बेचा, और आपने सीके से परचेज किया, तो भी ये एक्सप्लेनेशन लगेगा। सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू बाई बैक फ्रॉम द सेम पर्सन, इंपॉर्टेंस इज यू बाई बैक द सेम एसेट। एसेट वही होना चाहिए, पर्सन कोई भी हो, और साल कितने भी साल बाद करो, ये रूल लगेगा। तो रूल क्या कहता है? अब देखो, रूल कहता है कि योर एक्चुअल कॉस्ट विल बी द WDV एट द टाइम ऑफ सेल। कितना WDV था तुम्हारे हाथ में? 3 लाख, तो ये WDV, और द रीपर्चेज प्राइस विच एवर इज लेस। यानी तुम्हारे लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या लिया जाएगा? रीपर्चेज के वक्त एक्चुअल कॉस्ट लेंगे अपन WDV at the time of sale, which is 3 lakhs, or the repurchase price, which is 30 lakhs, whichever is less, which is 3 lakhs। तो ये जो इंक्रीज करके वापस ला रहे थे, 3 का दिया और 30 करके वापस लाए, वो अलाउड नहीं है। तो तुमको सिर्फ 3 लाख ही मिलेगा, जो तुम्हारा बचा था पहली बार में वो कंटिन्यू होगा बस। तो 3 लाख पे तुमको डिप्रिसिएशन मिलेगा, ना कि 30 लाख पे। और अगर रीपर्चेज उससे भी कम में करते हो, रीपर्चेज मान लो कि लाख रुपए में, 1.25 लाख में किया, तो फिर वो लाख 1.25 लाख जो है वो मिलेगा एक्चुअल कॉस्ट। So WDV at the time of sale or the repurchase price, whichever is
लेस। आया समझ में? तो सिंपल है। तो पूरे का लॉजिक क्या है कि जो WDV ओरिजिनली बचा था तुम्हारे पास उससे ज्यादा अब एक्चुअल कॉस्ट नहीं हो सकता। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन की भी तोड़ है। अगर तुमको टैक्स प्लानिंग करना ही है तो क्या करो कि ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, तो तुम्हारी कार पे तो तुमने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है और ये तुम्हारा WDV बचा है 3 लाख। तो तुम क्या करो, ये कार बी को बेच दो। बेच दिया, और बी के पास उसकी कोई कार होगी, हिज कार, वो तुम परचेज करो। तो तुम्हारी कार वापस मत लो, उसके पास कोई दूसरी कार होगी ना, वो रिपर्चेज करो एट 30 lakhs। तो फिर इस कार का एक्चुअल कॉस्ट क्या मिलेगा तुमको? पूरा 30 lakhs। देन दिस एक्सप्लेनेशन विल नॉट अप्लाई। सिंपल। वही एसेट वापस लोगे तो एक्सप्लेनेशन लगेगा, तो वो मत लो ना, कोई दूसरा लो, क्या फर्क पड़ता। तुम्हारे पास भी मर्सिडीज, उसके पास भी मर्सिडीज, तुमने मर्सिडीज उसको दे दी, उसकी मर्सिडीज तुम ले लो। सिंपल। देन यू विल गेट फुल 30 lakhs। तो अपने पास रास्ते बहुत है निकलने के, समझ के रखो। वैसे तो अभी क्या है कि क्लासेस में ज्यादा नहीं बताता तुम लोगों को कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। CS बन जाओ, फिर मेरे पास आना कभी। वैसे मैं कुछ बताता नहीं हूं, नथिंग इलीगल। अच्छा चलो, तो देखो एक्सप्लेनेशन 4 क्या कहता है, भूल जाओ ये सब बातों को। एक्सप्लेनेशन 4 कहता है कि रीएक्विजिशन ऑफ एसेट अर्लियर यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगा? WDV at the time of earlier sale or the cost of reacquisition, whichever is less. Simple. Analysis में दिया है the asset was earlier used by the assessee for business or profession. Such asset is transferred by him. Then he reacquires the same. Actual cost will be WDV or repurchase price, whichever is less. Very simple. लेकिन इसमें एक बात और समझ लो, कभी एक आध बार क्वेश्चन पूछा तो, कि ए है, इसने पहले परचेज किया था एट अ कॉस्ट ऑफ 10 lakhs, फिर इसके हाथ में WDV बचा था 3 लाख, तब उसने बेच दिया बी को। फिर बी ने सी को बेचा, आगे सी ने डी को बेचा, और डी से इसने रीएक्वायर किया। तो क्या ये रूल लगेगा? रूल 4 विल रूल 4 अप्लाई इन दिस केस? आई मीन टू से एक्सप्लेनेशन, रूल नहीं। विल एक्सप्लेनेशन 4 अप्लाई इन दिस केस? रीएक्वायर किया उसने 7 लाख में, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या देंगे उसको? उसका एक्चुअल कॉस्ट उसको अलाउ करेंगे 3 lakhs ओनली। यानी कि ये रूल जो है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो यहां पे भी लगेगा। सो इट इज नॉट नेसेसरी जैसे मैंने कहा कि यू कैन बाई फ्रॉम द सेम पर्सन, नो, एसेट सेम होना चाहिए तो ये रूल लगेगा। पर्सन कोई भी हो, तुमने बी को बेचा, बी ने सी, सी ने डी, और तुमने डी से भी अगर परचेज किया, एसेट वही है, तो ये एक्सप्लेनेशन लगेगा। 3 और 7 whichever is less, यानी कि 3। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 4A, सेल एंड लीज बैक। अब ये उसी का भाई है। तो हुआ ये कि एक्सप्लेनेशन 4 जब ऐड हुआ, गवर्नमेंट ने ये रास्ता बंद कर दिया, जो लोग पहले कर रहे थे, सेल करके रीपर्चेज कर रहे थे हायर प्राइस में, एंड दे वर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन अगेन ऑन दी इंक्रीज कॉस्ट। उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन 4 डाला। अब जब 4 डाला तो रीपर्चेज लोगों ने बंद कर दिया, तो क्या चालू किया? देखो क्या चालू किया। ए ने कहा कि भाई मेरे पास एक एसेट है जिसका कॉस्ट 20 लाख था, मैंने उसको डिप्रिशिएट कर दिया, WDV बचा है सिर्फ 4 लाख, सिर्फ 4 लाख बचा है। अब 4 लाख पे मैं डिप्रिसिएशन कितना क्लेम कर लूंगा कर करके भी, मान लो कि 10% रेट है तो सिर्फ 40,000, इतने कम से मेरा क्या होगा? आई वॉन्ट मोर डिडक्शन। सो वॉट ही डज, ही सेल्स ऑफ द एसेट टू हिज फ्रेंड बी, उसको बेच दिया, सोल्ड फॉर 4 lakhs। तो यहां से 4 माइनस हो गया, इसका ब्लॉक नील हो गया, एसेट सोल्ड, ब्लॉक नील, नो प्रॉफिट नो गेन, खत्म। अब ये बी एक मिडवे पर्सन है, उसने 4 में खरीदा, उसने सी को बेचा कितने में?
25 लाख में, उसने सी को बेचा 25 लाख। बी, बीच में जो पर्सन है, ये कहता है कि ये एसेट मेरा पर्सनल एसेट है एंड नॉट अ बिजनेस एसेट. सो बी इज a न्यूट्रल पर्सन, he says this is a personal effect. 4 में उसने खरीदा, आगे 25 में सी को बेचा, तो बी का जो प्रॉफिट है 21 lakhs, ये एग्जेम्प्ट हो गया. क्यों? क्योंकि पर्सनल इफेक्ट है. पर्सनल इफेक्ट पे टैक्स नहीं लगता, सेल पे कैपिटल गेन देखेंगे अपन. तो ये 21 बी ने एग्जाम कर लिया. अब सी के हाथ में 25 लाख पे एसेट रिकॉर्ड हो गया. अब सी कोई बिजनेसमैन थोड़ी है, सी भी दोस्त ही है, अपना ही दोस्त है. ए के दोनों भी अपने ही दोस्त है, बी भी और सी भी. तो पहले बी को बेचा, बी के हाथ से सी के हाथ में बेच दिया, और सी ने ए को लीज पे दिया, तो उसको लीज बैक कहते हैं. क्योंकि बिजनेस तो ए को ही करना है ना, एसेट तो ए का ही है और ए के पास ही है, कहीं गया नहीं, कहीं आया नहीं. सिर्फ पेपर पे ये बी और सी आ गए ओनर, बाकी एसेट इसी की फैक्ट्री में लगा हुआ है, ए की फैक्ट्री में. लेकिन अब वो क्या दिखा रहा है उसको? लीज. एंड व्हाट ही डज, ही पेज लीज रेंट टू सी. सो इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग depreciation, now he claims rent. So he gives rent to C. A gives rent to C. कितना? 2.5 लाख रुपीस. तो देखो, जहां उसके पास 4 लाख WD बचा था और 10% से डेप्रिसिएशन सिर्फ 40,000 मिलने वाला था, ओनली 40,000 डिडक्शन, उसको उसने 2.5 लाख के रेंट में कन्वर्ट कर दिया. So now he will claim rent as a deduction instead of depreciation. और वो भी कितना? 2.5 लाख. ये 2.5 लाख यहां पे इनकम आएंगी, सी के हाथ में इनकम आएगा 2.5 लाख. सी क्या करेगा? डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा ऑन सी, ऑन दिस एसेट एट 10%, 2.5 lakhs. तो इनकम नील. वो बिजनेस बताएंगा ना, सी क्या बोलेगा? मेरा बिजनेस है, क्या? लीज पे देने का. और हमने पहले पढ़ा ना, लेसोर. अब सी ओनर है, सी इज द ओनर एंड ही बिकम्स द लेसोर. लेसोर गेट्स डेप्रिसिएशन, तो वो डेप्रिसिएशन क्लेम करके डिडक्शन दे देगा, तो उसका इनकम नील. तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? सी का डिडक्शन 40,000 जो मिलने वाला था वो बढ़ के 2.5 लाख हो गया. सो ही सेव्स 2.1 lakhs, 2.1 लाख मोर डिडक्शन. और इसके हाथ में वो करस्पॉन्डिंग इनकम जनरेट नहीं हुई, क्योंकि इसको 2.5 लाख का इनकम आ रहा है, वो 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेगा, इनकम नील. तो मेरा भी फायदा हो गया, तुमको नुकसान नहीं हुआ. सी की इनकम नील और ए का डिडक्शन बढ़ गया. तो क्या गवर्नमेंट अलाउ करेगा? नो. तो गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन 4A बनाया, और 4A बना के क्या बोला कि ये सी जो है, एक्सप्लेनेशन 4A डज नॉट अप्लाई टू ए. हाँ, एक्सप्लेनेशन 4A अप्लाइज टू सी. एक्सप्लेनेशन 4A अब इसको लगता है बिकॉज ही इज द ओनर. तो यहां पे 4A लगता है, और 4A कहता है कि तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट, ये डेप्रिसिएशन लेने के लिए तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट 25 लाख नहीं लिया जाएगा. अगर तुम इसको लीज पे देते हो ए को, तो तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट 25 नहीं, बल्कि जो WDV इस आदमी का था बेचते समय 4 लाख, वो तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा. WDV of A will become actual cost of C. So he cannot claim depreciation of 2.5 lakhs because his actual cost will be only 4 lakhs. तो उसका एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ 4 लाख लेंगे, और ये 4 लाख पे उसको डेप्रिसिएशन कितना आएगा? तो इसका पूरा इनकम रिकैलकुलेशन हो जाएगा. देखो, इसका इनकम आएगा, ये पूरा हटा देते. इनकम 2.5 lakhs, that is rent received minus depreciation only 0.4, 40,000. 4 लाख पे 10%, तो ये 2.1 लाख इधर इनकम आ जाएगा. तो इस रूल से क्या हो रहा है कि जो इसका डिडक्शन बढ़ गया, इसका डिडक्शन 40,000 की जगह 2.5 लाख हो गया ना, तो इसका डिडक्शन बढ़ गया, तो वो जो बढ़ गया इधर, वो इधर इनकम दिखने लगेगा करस्पॉन्डिंगली. तो यहां एक्सेस डिडक्शन आ गया,
2.1 and this 2.1 will become income of the other person. तो न्यूट्रलाइज हो गया, जो टैक्स प्लानिंग तुम कर रहे थे वो न्यूट्रलाइज हो गया. पॉज करके लिख लो अगर लिखना होगा तो. अगेन देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एक्सप्लेनेशन को लगाने के लिए कि एसेट सेम होना चाहिए. जो एसेट ए ने यूज किया था बिजनेस में, डेप्रिसिएशन क्लेम किया, और अब सी क्या कर रहा है कि ओनर है एंड ही लीजेस द सेम एसेट बैक टू ए, तो ये रूल लगेगा. फॉर ए विल अप्लाई. पर्सन बीच में कितने भी निकल जाए उससे मतलब नहीं है. सी बोलेगा मैंने तो बी से परचेज किया और मैंने बी को लीज पे नहीं दिया, मैंने तो ए को दिया, वो उससे मतलब नहीं है. ए ने बिजनेस में यूज किया था ना और तुमने उसको बाद में दिया लीज पे, तो ये एक्सप्लेनेशन अप्लाई होगा एंड योर एक्चुअल कॉस्ट विल रिड्यूस. 25 लाख की जगह सिर्फ 4 लाख मिलेगा. 4 लाख क्या, ये इसका WDV. WDV ऑफ ए विल बिकम एक्चुअल कॉस्ट फॉर सी. डन. पॉज करो, लिख लो. आई विल कंटिन्यू. तो देखो इसमें लिखा है सेल एंड लीज बैक. दैट इज एसेट्स प्रीवियसली यूज्ड बाय ट्रांसफरर फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन आर एक्वायर्ड बाय ट्रांसफरी एंड लेट हायर्ड और लीज टू द ट्रांसफरर. नाउ ट्रांसफरर कैन मे बी 1 person back, 2 persons back, 3 persons back, कभी भी एनी ट्रांसफरर इन द पास्ट. नॉट अपना पहला वाला ट्रांसफरर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है. Then WDV of the asset in the hands of transferee यानी कि C shall be WDV in the hands of the person to whom it has been leased back. जिसको लीज बैक किया उसका जो WDV था वो इसका बनेगा एक्चुअल कॉस्ट. तो ऐसा है. एनालिसिस में भी वही दिया. देखो the asset was earlier used by the seller, now the lessee, for business or profession. Such asset is transferred by him and it is leased back by the current owner to that seller. The actual cost of the owner यानी current owner, will be WDV of the lessee when he transferred that asset. आए समझ में? तो सब टैक्स प्लानिंग को रोकने के लिए एक्सप्लेनेशंस है. समझ में आ रहा है आपको? चोर पुलिस का गेम होता है, चलते रहता है. असर से चोरी करेगा, डिपार्टमेंट उसको बंद करने के लिए एक्शन अमेंडमेंट्स लेते रहता है. फिर आता है एक्सप्लेनेशन नंबर 5. बिल्डिंग विच वॉज यूज फॉर द नॉन बिजनेस पर्पज अर्लियर. बिल्डिंग को लगता है, ये पहले तो अंडरलाइन कर लो, बिल्डिंग. दिस एक्सप्लेनेशन इज ओनली फॉर बिल्डिंग, नॉट फॉर अदर एसेट्स. प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर के लिए नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग के लिए. ओनली बिल्डिंग विच वॉज यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पज अर्लियर. यानी कि मैंने एक बिल्डिंग खरीदा और उसको घर की तरह यूज किया, पर्सनल रेसिडेंशियल हाउस, 15 साल तक. 15 साल के बाद मैंने उसमें बिजनेस चालू किया, तो क्या मुझे एक्चुअल कॉस्ट वो पुराना मिलेगा जो मैंने परचेज किया था वो पूरा? तो लॉ कहता है नहीं. लॉ कहता है कि ये 15 साल जो आपने उसको पर्सनल यूज में रखा उसका नोशनल डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, ऐसा मान के कि एज इफ के तुमने पहले से बिजनेस में यूज किया है और तुम डेप्रिसिएशन क्लेम करते आ रहे हो, हालांकि हमने कुछ भी नहीं किया है, मगर मानेंगे कि एज इफ के तुमने क्लेम किया है. उसको माइनस करेंगे और फिर जो WDV बचेगा उसका वो बनेगा एक्चुअल कॉस्ट. तो ये एक्चुअल नोशनल डेप्रिसिएशन है. जो हमने क्लेम नहीं किया वो माइनस हो रहा है. ऐसा नहीं कि अकेला मान करके, ऐसा नहीं, जो हमने क्लेम ही नहीं किया वो भी माइनस हो रहा है. बहुत बुरी बात है. दिस इज नॉट गुड. इसका तोड़ क्या है मैं आपको बताता हूं. तो देखो क्या लिखा है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग ओरिजिनल जब हमने परचेज किया था लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑन दैट डेट. ऑन दैट डेट यानी जब हम उसको बिजनेस में ला रहे हैं, एट द टाइम ऑफ ब्रिंगिंग इनटू बिजनेस.
ब्रिंगिंग इनटू बिजनेस यूज, यानी पिछले 15 साल का माइनस करना है। 15 साल में तो रेट अलग अलग होंगे, हम वो रेट्स नहीं लेंगे। आज का जो रेट है डिप्रिसिएशन का इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो लेकर के 15 साल का माइनस करेंगे। रेट ऑन दैट डे that would have been allowed had the asset been used for the purpose of business and profession since the date of acquisition. Assume करो कि पहले से तुमने बिजनेस में यूज किया होता तो कितना डिप्रिसिएशन माइनस होता, उतना माइनस कर दो, और जो बचेगा वो अब बनेगा तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट। वेरी बैड। देखो समझाता हूं इसका लॉजिक क्या है। एक बिल्डिंग मैंने एक्वायर की 2001 में, ठीक है, 2001 में फॉर ₹26 lakhs, और 2017 में मैंने उसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, बिजनेस स्टार्टेड। तो अब क्या करेंगे, ये 26 लाख लेंगे अपन और उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन फ्रॉम 2001 टू 2017 ऑन नोशनल बेसिस। मान लो कि आता है 21 लाख, तो 21 लाख माइनस हो जाएगा और अब बचेगा 5 लाख। तो ये 5 लाख तुमको दिया जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, ये 21 लाख क्या मैंने क्लेम किया है वाकई में? नो, ये नोशनली माइनस हो जाएगा, नोशनल डेप्रिसिएशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द डेट व्हेन यू ब्रिंग इट इनटू बिजनेस यूज। और कौन से रेट से माइनस करेंगे? ये जो अभी का 2017 का जो रेट चल रहा है उस रेट से माइनस करेंगे। बहुत नाइंसाफी। तो तुम्हारा 21 लाख तो ऐसे डूब गया और तुमको डेप्रिसिएशन अब सिर्फ 5 लाख पे मिलेगा। वेरी बैड। तो अब इसका तोड़ क्या है, क्या करना चाहिए आपने? देखो मैं बताता हूं। व्हाट यू शुड डू इज कि ये एक बिल्डिंग है जो तुमने खरीदा हुआ है। कब खरीदा हुआ है? 2001 में, 26 लाख में। अब 2017 में तुम बिजनेस करना चाहते हो ना, तो एक काम करो, ये जो बिल्डिंग है ना इसको यूज मत करो। 2017 में इसको आप बेच दो, इसका सेल कर दो, इसको सोल्ड ऑफ कर दो, सेल इसको सेल कर दो। कितने में? आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से। मान लो कि फेयर मार्केट वैल्यू इसका 50 लाख है, इसको सेल कर दो, बेच दिया। वेरी गुड। अब इस पे जो प्रॉफिट आया इसको कैपिटल गेन बोलेंगे अपन, और ये कैपिटल गेन पे या तो आप टैक्स भर दो या इसके एग्जेम्पशन के स्कीम्स भी है। कैपिटल गेन हेड में बताऊंगा, इसके कुछ एग्जेम्पशंस के मेथड्स होते हैं, उसमें अपन एग्जेम्पशन करवा भी सकते हैं सेक्शन 54 वगैरह के अंदर। अभी नहीं समझेगा, बाद में बताऊंगा। सो यू कैन क्लेम एग्जेम्पशन, और इफ यू डोंट वांट यू पे द टैक्स। 20% से टैक्स पे कर दो। ये कैपिटल गेन है ना, लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स होता है ऑन प्रॉफिट। तो 24 लाख दिख रहा है, वो भी इंडेक्सेशन से और कम हो जाएगा। इंडेक्सेशन क्या होता है वो भी बाद में बताऊंगा। टैक्स भर दो। फिर क्या करो कि एक न्यू बिल्डिंग एक्वायर करो फॉर 50 लाख। तो ये 50 लाख उधर से निकाल के इधर डाल दो, दूसरे बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दो। कर दोगे, वहां से 50 आएंगे, यहां 50 दूसरे में चले जाएंगे। तो अब ये जो न्यू बिल्डिंग है इसको फिर बिजनेस यूज में लाओ। तो अब तुमको एक्चुअल कॉस्ट क्या मिलेगा डेप्रिसिएशन के लिए? इसका एक्चुअल कॉस्ट मिलेगा फुल 50 लाख। इट विल नॉट बी रिड्यूस्ड। एक्सप्लेनेशन 5 विल नॉट अप्लाई, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग में बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, तो नई बिल्डिंग है अपने लिए। परचेज एंड यूज फॉर बिजनेस, फुल 50 लाख विल बी द कॉस्ट। तो देखो तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितना ज्यादा मिलेगा। वहां तो 26 लाख पे भी नहीं मिल रहा था, अगर ये बिल्डिंग को बिजनेस में लाओगे ना तो 26 भी नहीं मिलेगा। 26 में से नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस हो गए, सिर्फ 5 लाख जो बचेगा वो मिलेगा, कुछ भी मतलब नहीं आएगा। लेकिन अब 50 लाख मिलेगा, आप 50 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम करके कितना टैक्स सेव कर सकते। देखो तो यहां जो टैक्स सेविंग आएगा ना, वो ये टैक्स जो ऊपर में भरा ना उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि बिजनेस हेड में 30% से टैक्स सेविंग होता है, क्योंकि बिजनेस इनकम टैक्सेबल है 30% पे।
तो उसको जब कम कर दोगे तो 30% से टैक्स सेव होगा और वहां 20% टैक्स भरा तो प्रॉफिट अपना है ना 10%। और अगर इसको एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते हो तो ये तो नील हो जाएगा और इधर अपने को टैक्स सेविंग होगा। सो व्हाट यू डू, सेल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग एंड रीपर्चेज न्यू बिल्डिंग एंड देन डू बिजनेस। कभी पुराने बिल्डिंग में बिजनेस स्टार्ट नहीं करने का। तो यहां तक ये सारे लॉजिकल समझने वाले एक्सप्लेनेशंस थे। अब कुछ बहुत चिल्लर वाले हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको रीऑर्गेनाइजेशन स्कीम्स भी कहते हैं। बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, अमालगमेशन, डीमर्जर्स, ये जो सारे होते हैं ना, दो कंपनी अमालगमेट हो जाती है या एक दूसरे में अमालगमेट हो गई या कंपनी को स्प्लिट करते अपन तो उसको डीमर्जर कहते हैं। ये अपने जो वहां भी पढ़े थे WDV में लास्ट लेक्चर में। तो उसमें क्या करना है अपने को, टैक्स न्यूट्रल स्कीम्स है ये सारे। टैक्स न्यूट्रल में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन ने दूसरे को दे दिया, उसको अपन मानते कि एज इफ का ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। तो जो फर्स्ट पर्सन का WDV बचा था वो सेकंड पर्सन का WDV माना जाता है। जो फर्स्ट पर्सन का एक्चुअल कॉस्ट है वो सेकंड पर्सन का एक्चुअल कॉस्ट मान लिया जाता है। तो वो यहां दिया है। होल्डिंग ने 100% सब्सिडरी को ट्रांसफर किया या वाइसे वर्सा, उल्टा सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया, या अमालगमेशन में अमालगमेटिंग ने अमालगमेटेड को दिया, या डीमर्जर में डीमर्ज कंपनी ने रिजल्टिंग कंपनी को दिया एसेट। तो सारे केसेस में जो एक्चुअल कॉस्ट पहले वाले का था वो सेम सेकंड के हाथ में ले लिया जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड। ये भी बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने का है। पुट टू यूज के पहले का जो इंटरेस्ट होता है वो अपने को कैपिटलाइज करना है, और पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट, जैसे ये क्या होता है, जब लोन लेके अपन कोई एसेट खरीदते हैं, वी हैव टेकन ए लोन टू परचेज एन एसेट, जैसे बिल्डिंग बनाने का लोन वगैरह वगैरह, मशीनरी के लोन होते हैं। तो वो लोन हम लेते हैं, फिर कुछ समय के बाद वो एसेट कंस्ट्रक्ट हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो ये रेडी होने तक, पुट टू यूज रेडी से शुरू हो जाता है, तो लोन की डेट से लेके ये रेडी होने तक का जो इंटरेस्ट है वो अपने को एसेट के वैल्यू में कैपिटलाइज करने का है। उसको अपन P&L में डेबिट नहीं कर सकते, इट हैज टू बी कैपिटलाइज। और एक बार पुट टू यूज हो गया एसेट, उसके बाद का जो इंटरेस्ट है, क्योंकि लोन तो चलते रहेगा आगे भी, तो उसके बाद का जो इंटरेस्ट है उसको अपन कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते, एसेट की वैल्यू में ऐड नहीं कर सकते, उसको फिर P&L को डेबिट करना पड़ता है। तो इधर का कैपिटलाइज होगा, पुट टू यूज के पहले का कैपिटलाइज, पुट टू यूज के बाद का रेवेन्यू एक्सपेंस। तो बाद के इंटरेस्ट को रेवेन्यू एक्सपेंस मानेंगे, P&L को डेबिट करेंगे। आया समझ में? बहुत सिंपल पॉइंट। तो देखो, इंटरेस्ट रिलेटिंग टू पीरियड आफ्टर द एसेट इज फर्स्ट पुट टू यूज विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। लॉ में उल्टा लिखा रहता है, पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ऐसा लिखा है। इसका मतलब ही वो रेवेन्यू में जाएगा, और पुट टू यूज के पहले का वो कैपिटलाइज कर सकते हैं। सिंपल। फिर सेनवैट क्रेडिट का एक पॉइंट दिया है, तो अब सेनवैट क्रेडिट वर्ड है, अब ये आ जाएगा GST क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं आजकल इसको, इन GST। GST आ गया है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलेंगे। तो इसमें क्या है, देखो मैं समझाता हूं आपको, बहुत सिंपल है। ये अपन ने एक एसेट परचेज किया, 10 लाख का एसेट है, तो उस पे GST लग के आएगा ना। GST 18% अगर लगा मान लो तो 1,80,000 GST लग जाएगा। तो अपने को एसेट कितने में गिरेगा, 11,80,000 में। ये लैंग्वेज है, एसेट कितने में गिरा, अरे कितने में गिरा नहीं, कितने में परचेज किया, 11,80,000। अभी 11,80,000 में जब एसेट हमारे पास होएगा और अपन एक बिजनेसमैन है, तो ये GST जो है इसका क्रेडिट मिलता है ना अपने को, विच वी कैन सेट ऑफ अगेंस्ट आवर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। हमारे बिजनेस की जो फिर GST की लाइबिलिटी आएगी उससे अपन सेट ऑफ कर सकते हैं।
तो ऑप्शन तुम्हारे पास दो है। एक कि अगर तुम इसका एक्चुअल कॉस्ट पूरा 11,80,000 अगर ले लोगे, यानी तुमने 180 को कैपिटलाइज कर दिया अगर, तो फिर तुमको जीएसटी का आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1, तुम इसको कैपिटलाइज कर लो और डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, 180 को कैपिटलाइज करके डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, और फिर तुमको जीएसटी के अंदर ये 180 का क्रेडिट नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम इधर एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ 10 लाख रिकॉर्ड करो, यानी जो वो जीएसटी का अमाउंट है उसको छोड़ दो, उसको ऐड मत करो, तो तुमको डेप्रिसिएशन सिर्फ 10 लाख पे मिलेगा। एंड यू कैन टेक जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 1,80,000, यानी 180 को कैपिटलाइज मत करो और उसका क्रेडिट ले लो, जो कि सेट ऑफ होगा तुम्हारे आउटपुट लाइबिलिटी में से। तुम्हारा जो बिजनेस, जो मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स बेचते हो, उसमें जब जीएसटी लगता है उसमें से वो सेट ऑफ हो जाएगा 1,80,000। दो में से कोई भी एक ऑप्शन लेके चलो। ईदर यू एड अप एंड क्लेम डेप्रिसिएशन, then ITC will not be allowed of that GST, or you take GST credit of 180 and then it will not be added to actual cost. So actual cost in that case will be only 10 lakhs. Which is the better option? दोनों में से कौन सा सही होगा? Option 2. This is the correct option. क्यों? सिंपल रीजन है, यहां जो एक्चुअल कॉस्ट में तुमने एडअप कर दिया है ना, तो अपने को इनकम टैक्स का सेविंग होगा, लेकिन इनकम टैक्स का सेविंग फुल 180 का होता है क्या? नो, ये तो एक्चुअल कॉस्ट है। अब इसको डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन रिजल्ट्स इन 30% इनकम टैक्स सेविंग। तो जो 180 हमने यहां ऐड कर दिया उतना डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग नहीं है, डेप्रिसिएशन इज अ बिजनेस डिडक्शन, और इस बिजनेस डिडक्शन की वजह से टैक्स कितना बचेगा? 30%। तो तुम्हारा टैक्स सेविंग है सिर्फ 30%। बल्कि यहां जब जीएसटी का क्रेडिट तुम लेते हो तो वो पूरा का पूरा अपने लाइबिलिटी से सेट ऑफ होता है। जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अपने आउटपुट जीएसटी में से पूरा सेट ऑफ हो जाएगा। तो अपना वहां कैश सेविंग 1,80,000 होगा। तो यहां अपने पास सेविंग 180 का है, यहां सेविंग 30% ऑफ 180 का है। यहां इनकम टैक्स सेविंग है, यहां जीएसटी का सेविंग है। सेविंग तो सेविंग है, दोनों में कैश सेविंग है, लेकिन यहां 30%, यहां 100%। सो विच इज बेनिफिशियल? दिस। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है सब्सिडी, नंबर 10। सब्सिडी बहुत सिंपल है, बिल्कुल स्टार्टिंग में भी समझाया था मैंने। गवर्नमेंट से अगर आपको सब्सिडी मिली है एसेट परचेज के अंदर, सब्सिडी यानी कि सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो फिर उसको अपन एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। तो वहां दो पॉइंट ये है, स्पेसिफिक सब्सिडी यानी ये एसेट से रिलेटेड स्पेसिफिकली अगर हमको गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिला है तो अपन वो एसेट के वैल्यू में से ही उसको माइनस करेंगे, यानी जिस एसेट से सब्सिडी मिली है उसको माइनस करो, उसमें से माइनस करो। और जनरल सब्सिडी यानी गवर्नमेंट ने अपने को ऐसे ही दे दिए 50 करोड़ रुपए कि जाओ जाके एसेट्स खरीद लो, कौन सा जो भी लेना है ले लो, तो उसको जनरल सब्सिडी कहते हैं। तो जनरल सब्सिडी का पैसा कहां से माइनस होगा? पूरे एसेट्स में से प्रोपोर्शनेटली माइनस करेंगे। तो स्पेसिफिक सब्सिडी कहां से माइनस होंगी? उस पर्टिकुलर एसेट में से। और जनरल सब्सिडी कहां से माइनस होंगी? जितने भी एसेट्स हमने लिए सब में से प्रोपोर्शनेटली माइनस करेंगे। बस इतना डिफरेंस है, बाकी माइनस दोनों होंगे। फिर उसके बाद नंबर 11 है, वो भी देखते क्या है, सिंपल है। ये नॉन रेसिडेंट लोगों के लिए। अगर एक एसेट, कौन सा एसेट? कोई भी एसेट, इट कैन बी एनी एसेट, इट कैन बी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एनी एसेट एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया बाय ए नॉन रेसिडेंट इज ब्रॉट टू इंडिया
एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक नॉन रेसिडेंट ने फॉरेन में कोई एसेट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर या प्लांट एंड मशीनरी, बाद में चल के वो प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर को इंडिया में लेके आता है। अब देखो मैं खास बिल्डिंग वर्ड अवॉइड कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बिल्डिंग को इंडिया में लाएंगा कैसे? लाए नहीं जा सकता ना, बट यस प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, उसको तो ला सकते हैं। तो अगर इंडिया में लेके आता है तो इंडिया में लाने के बाद उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या रिकॉर्ड करेंगे फॉर इंडियन बिजनेस? जो इंडिया में लाके फिर यहाँ बिजनेस करेगा तो उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या मिलेगा उसको? उसका वहां का एक्चुअल कॉस्ट ओरिजिनल लेस नोशनल डेप्रिसिएशन फॉर ऑल दीज इयर्स व्हेन द एसेट वाज हेल्ड आउटसाइड इंडिया। ये असम्पशन पे कि मान के चलो कि अगर उसने पहले दिन से इंडिया में यूज किया होता तो उसको इंडिया में कितना डेप्रिसिएशन हम अलाउ करते, वो माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो अब मिलेगा उसको एक्चुअल कॉस्ट। लॉजिक क्या है इसके पीछे समझाता हूं। देखो ये नॉन रेसिडेंस है ना, तो याद करो एक हमने बहुत पुराना सेक्शन पढ़ा था 10AA, 10AA एग्जामिशन के चैप्टर में पढ़ा था, याद है? यूनिट सेटअप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ये इंडिया है, मैं डायग्राम नहीं बनाने वाला, डोंट वरी। इंडिया में एक SEZ है और यहां पे ये USA है, ये एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है। इसने एक फैक्ट्री US में डाला जिसके अंदर मशीन्स वगैरह उसने इंस्टॉल की है, और ये मशीन्स पे उसने US में डेप्रिसिएशन क्लेम किया इन USA, और वहां इनकम टैक्स उसने सेव किया। इंडिया से अपने को कोई लेना देना नहीं है अभी, अभी तो मशीन यहाँ है एंड ही इज पेइंग इनकम टैक्स इन US, सो ही विल क्लेम डेप्रिसिएशन इन US अकॉर्डिंग टू US लॉस। सब ठीक है। अब हाँ मशीन्स पुराने हो गए, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमने एक स्कीम बनाई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो हमने कहा फॉरेनर्स से कि आप अपनी फैक्ट्रीज इंडिया में डालो, हम आपको काफी सारे बेनिफिट्स देंगे। तो ये पर्सन आकर के इंडिया में बिजनेस चालू करता है, फैक्ट्री डालता है, और ये पुराने मशीन्स जो यहाँ ऑलरेडी उसके खराब हो चुके हैं, खराब यानी कि ऑब्सोलीट हो गए, वहां तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बदल जाती है, हालांकि मशीन अच्छे है लेकिन ऑब्सोलीट हो गए, उसको अब इंडिया में लाएगा और यहां लाकर इंस्टॉल कर देगा इंडियन बिजनेस के अंदर, और कहेगा कि इसका एक्चुअल कॉस्ट फॉर डेप्रिसिएशन मेरा पुराना लूंगा। जब उसने मशीन को यहां परचेज किया था, एक्वायर किया था इसने फॉर 50 lakhs, और अभी उसकी वहां WDV US लॉस के अंदर बची हुई है 10 लाख, तो ये बोलेगा कि यहां देखो इंडिया में मैं इसको इंस्टॉल करूंगा और इसका एक्चुअल कॉस्ट में लूंगा फुल 50 lakhs। इंडियन ऑफिसर ने पूछा भाई 50 कैसे मिलेंगे आपको? तो बोलेगा भैया मैंने इसके पहले इंडिया में डेप्रिसिएशन क्लेम किया क्या तुम्हारे लॉ के अंदर? नहीं, मैंने इंडिया में कहां क्लेम किया, मैंने तो US में क्लेम किया है, मैंने इंडिया में किया ही नहीं है, सो आई शुड गेट फुल 50 lakhs। बात तो सही है उसकी। तो जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, फॉरेन से पुराने एसेट्स उठा के इंडिया में लाएंगे और ओरिजिनल एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्ड करके पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा हम अलाउ नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन बनाया नंबर 11 और कहा कि अगर एक नॉन रेसिडेंट पर्सन इंडिया में बिजनेस चालू करता है और उसके फॉरेन के एसेट्स इंडिया में लेके आता है, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट हम 50 लाख नहीं देंगे, बल्कि उसमें से नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। क्या डीम करके? ये डीम करके कि एज इफ के इसने ये एसेट शुरुआत से इंडिया में यूज किया होगा बिजनेस के लिए। अगर वो इंडिया में लाके बिजनेस करता पहले से तो डेप्रिसिएशन क्लेम करता, उतना माइनस कर दो। अब सवाल यह है कि कौन से रेट से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन? जो अपने इंडिया में हम रेट्स फॉलो करते हैं वो, या ये US में जो फॉलो करता था वो? रेट कौन सा लेंगे डेप्रिसिएशन का? इंडियन रेट। सो नोशनल डेप्रिसिएशन एट इंडियन रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, याद करो इंडियन रेट से माइनस करेंगे।
जो भी, अगर मान लो 28 लाख माइनस हो गया तो वो माइनस करके फिर जो 22 लाख बचेगा ये उसको अलाउ करेंगे एज एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, फिर एक सवाल पैदा होगा आपके दिमाग में कि अगर उसने फॉरेन में बिजनेस किया ही नहीं है, तो अगर उसका पर्सनल इफेक्ट है वहां और वो इंडिया में लाके फिर बिजनेस करता है तो भी माइनस करना है, तो भी डेप्रिसिएशन माइनस करना है। इस एक्सप्लेनेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ही हैज यूज्ड द एसेट फॉर बिजनेस देयर, तो अगर उसने यूज नहीं भी किया तो भी माइनस करेंगे। याद रहेगा? वेरी गुड। तो वो यहां लिखा है, देखो एक्चुअल कॉस्ट लो, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो, calculated at the rate in force that would have been allowable had the asset been used in India since the date of acquisition। लेकिन रेट इंडिया का लेंगे, हाँ रेट इंडिया का लेंगे, ये डेप्रिसिएशन रेट जो है वो इंडियन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और फिर नंबर 13 है, ये वैसे तो अभी आपको नहीं समझेगा लेकिन चलो कोशिश करता हूं, ये सेक्शन एक आगे अपन पढ़ने वाले हैं। कैपिटल एसेट on which deduction has been allowed in or is allowable under section 35 AD। 35 AD में कुछ बिजनेसेस है, अराउंड 10-12 बिजनेसेस है और उसमें कुछ डिडक्शन है, अपन देखेंगे। अगर वो एसेट उसने बाद में बिजनेस यूज में लाया, नॉर्मल बिजनेस में लाता है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च का देखा सबसे पहले कि अगर ये 35 AD में कुछ बिजनेसेस है जहां पर आप अगर कोई कैपिटल खर्चा करते हो तो उसका 100% डिडक्शन मिल जाता है, तो बाद में चल के अगर आप उसको वहां से निकाल के नॉर्मल बिजनेस में लेके आओगे तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे? नील। क्यों? क्योंकि पूरा डिडक्शन पहले ही तुमने क्लेम कर लिया ना, जैसे साइंटिफिक रिसर्च में बताया था, सेम। सो सिंस 35 AD allows 100% deduction of capital expenditure, so when later on it is brought into business use, its cost will be taken as nil। फिर उसमें लंबा चौड़ा जो लिखा है वो अभी नहीं समझेगा आपको, उसको भूल जाओ, मैं बताऊंगा जब हम 35 AD में जाएंगे। So guys, that was the definition of actual cost with all the explanations। अब कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में अपन शुरू करेंगे, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। अब छोटे छोटे 1-2 टॉपिक बच गए डिप्रिसिएशन में, तो वो फिनिश करेंगे कल। उसमें एक तो अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन आएगा और एक आता है सेग्रीगेशन ऑफ डिप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमालगमेशन एक्सेट्रा। वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो अगले लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे। और उसके बाद अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन देखेंगे जो कि बहुत सिंपल है, 2 मिनट का है, राइट।